मैंने कार्ल मार्क्स में एग्जांपल जरूर दी थी, लेकिन मुझे कैपिटलिस्ट लीजिएगा नहीं। इकोनॉमिक चैलेंजेस, Khalid, any member of the state, member of OIC, member state, if needed, can call OIC foreign minister. देखिए, आप बुला तो सकते हैं, बट अगर सऊदीज पार्टिसिपेट नहीं, आप बुलाना और बात है, और बाकियों का आना और बात है। If Arabs don't participate, will it be meaningful? Saudi Arabians, बात यहाँ पे लीगल की नहीं हो रही कि लीगली अलाउड है या नहीं है, बात ये हो रही है कि बेसिकली उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे पाकिस्तान सऊदी रिलेशन पे। सऊदी अरेबियंस आर अनविलिंग टू अलाउ दैट टू हैपन एक्चुअली। तो सऊदी अरेबियंस का मसला जो है वो और है सब। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। जी जो दिस इज द लास्ट लेक्चर, डबल लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा। ईयू नहीं करना था, मैंने बताया था फायजा मेरे ख्याल में ईयू के बारे में। वी वोंट बी डूइंग ईयू। यस, बुलाना किसी की भी राइट है, बट अटेंड करना सबके लिए बाउंड नहीं होता। जिस दिन हम आज वो टॉपिक कवर करेंगे, आज हमने 2-3 टॉपिक करने हैं। एक करना है इकोनॉमिक चैलेंजेस से स्टार्ट करेंगे, और एक हमने करना है कोल्ड वॉर पे, दी कोल्ड वॉर पे, और SDGs और MDGs। उन पे मैंने कहा था मैं शॉर्ट दूंगा, बिकॉज वो मोस्टली सोशल में आ जाते हैं, सोशल और इकोनॉमिक में कवर हो जाते हैं, बट स्टिल हम थोड़ा सा उन पे बात करेंगे। ये 2-3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। नहीं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऐसे क्यों नहीं कराना, बट चलें अगर आप कह रहे हैं तो आई वुड गिव अ टच ऑन दैट। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमने क्यों नहीं करना, बट अगर आप कहेंगे तो आई विल डू दैट। चलिए इस पे इकोनॉमिक चैलेंजेस पे। ठीक है खालिद, अगर पाकिस्तान फेस के लिए तो ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे डेफिनेटली। ओके, लेट्स मूव टू इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक चैलेंजेस पे डिस्कस करते हैं। लेट मी फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस की जब हम बात करेंगे तो अच्छा एक प्लीज ध्यान में रखिएगा। देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में जब क्वेश्चन आते हैं, कंपल्सरी में कोई भी क्वेश्चन आएंगे, तो अब मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, बट आई हैव स्टडीड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मैंने वो कोर्सेज पढ़े हुए हैं, 2 कोर्स पढ़े हुए हैं। सो हम जब इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो हम उसको पॉलिटिकल सेंस में बात करेंगे, पॉलिटिकल ना भी हो, मतलब उसको इकोनॉमिक सेंस में बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एज एन इशू ऑफ पाकिस्तानी स्टेट। इसी को हम, जब स्टेट के मामला आते हैं, उसी को हम पॉलिटिकल बोलते हैं। पॉलिटिकल का मतलब होता है, लिटरली सेंस होता है रिलेटेड टू पावर स्ट्रक्चर, लेकिन हम उसको रिलेट करते हैं स्टेट के साथ। सो पॉलिटिकल इज आसान लफ्जों में इक्वल टू स्टेट। क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तानी स्टेट के लिए हैं, तो इसलिए हम बात करते हैं इसको पाकिस्तान पॉलिटिकल सेंस में, स्टेट के सेंस में चैलेंजेस क्या हैं। हम प्योरली हार्डकोर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करते। हम जो डीप इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी बात नहीं करते। हम टिपिकल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे और साथ ही उनका एक जनरल एनालिसिस करेंगे। यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड दैट। आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है ना? एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज एग्जामिनर भी इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, ये पक्की बात है। इसमें ना लॉ की बहुत डेप्थ चाहिए। दिस इज जनरल कोर्सेज का मतलब ये होता है दैट शुड बी द डोमेन ऑफ एवरीबॉडी। हाँ, ऑप्शनल कोर्सेज में यू नीड टू सेटिस्फाई द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ऑप्शनल जाते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास, वो आपने उसको उस तरह से देखना होता है, कंपल्सरी में नहीं होता। सो इकोनॉमिक चैलेंज पाकिस्तान आपको केमिस्ट्री वाला भी पढ़ा सकता है, बायोलॉजी वाला भी पढ़ा सकता है, आपको इंग्लिश वाला भी पढ़ा सकता है, बट मुझे कह दिया तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स द ओनली वे। बट वी हैव टू टॉक इन जनरल सेंस, हम इसको जनरल सेंस में बात करेंगे। अच्छा, लेट्स फर्स्ट मेक दी बहुत जॉर्गन जरूरत है युसरा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉर्गन की जरूरत नहीं है, बेसिक जॉर्गन की जरूरत होती है। करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, ऐसे में बेसिक जॉर्गन की जरूरत होती है, डीप की बात नहीं होती।
कायनात मेरी जितनी डिस्कशन होगी इकोनॉमिक चैलेंजेस की, उसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं दिल बी टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019-20। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान जो 2019-20 का है उसके अंदर से मोस्टली मेरे स्टैटिस्टिक्स होंगे सारे। इश्यूज वहां तो लाइट नहीं होते, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स होते हैं बड़े अच्छे से जहां से हम लेते हैं। सो इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान कवर होगा 19-20 वाला, ये इस सेंस में बात करें। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ की, सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात तो नहीं कर सकते, और लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ की इकोनॉमिक चैलेंजेस। 1, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम्स, उसके अंदर मल्टीपल है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है और भी चीजें आएंगी। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, agricultural challenges, another one is the issue of our education. Fourth, poverty. Fifth, unemployment. Next is जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, current account deficit. Next is energy crisis, जो लिखा हुआ है। Next is infrastructure problems. Technological problems. Similarly, we can add a couple of more, like water crisis, कोविड इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, कोविड की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। कोविड इज नॉट एन इकोनॉमिक चैलेंज। ये इकोनॉमिक चैलेंज हेल्थ का है, हैविंग एफडीए, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। वो कोविड का इम्पैक्ट, हम कोविड का इम्पैक्ट इन ऑलमोस्ट तमाम पे देखेंगे, सो अलग से बात नहीं करेंगे। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट फायदा मैं नहीं कहूंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का लफ्ज यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, ऐसे वो एग्रीकल्चर के अंदर बात करेंगे। एफडीए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स ट्रू। डेट की बात करेंगे, दैट्स ट्रू जी, एक्सटर्नल डेट, that is a major problem. True, absolutely. और जो की चैलेंजेस हो, वैसे तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आप अगर सर्कुलर डेट की मिसाल ले लें वो ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसको हम एनर्जी में डिस्कस करेंगे जाके। बट आप और लेना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जी नेचुरल रिसोर्सेज का ब्रेन ड्रेन, एग्जैक्टली, ये छोटे मोटे तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट आई वोंट कंसीडर देम मेजर इश्यूज एग्जैक्टली। अच्छा, एफडीआई मेजर फॉरेन रिजर्व्स जो है ना, बेसिकली रिलेट कर एफडीआई से तो नहीं आता उसके अंदर सनान, रिजर्व्स का इशू जो है वो ऐसा नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज रिजर्व्स ना होना प्रॉब्लम बनता है ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर बेटर नाउ देन दे वर, बट स्टिल उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, दैट स्ट्रेस कम्स बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, इसकी वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट आता है।
स्किल लेबर वाला काम जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा एजुकेशन के अंदर, मैंने एजुकेशन का मतलब ही उस पे था। टैक्सेशन का लिखा, बिल्कुल ठीक लिखी बात जी। सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स। ट्रू ट्रू ट्रू, आई गेस दीज आर की वंस, यही मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, और जो और बचेंगे उनके, हाँ इकोनॉमिक चैलेंज में एफएटीएफ को ऐड कर दें, मनी लर्निंग के बजाय हम कर दें लेट्स ऐड, अगर आप मनी एफएटीएफ कर देते हैं, वो भी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, दैट्स ट्रू। अच्छा, और फिर एक ऊपर और आई चीज थी, चैट ऊपर कीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर, हाँ जी सर, एग्जैक्टली द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी, ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रेड में आ जाएगा जी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला पॉइंट। लेट्स स्टार्ट, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर अगर कोई चीज रह जाएगी तो फिर हम उसको आखिर में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज द इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान जीडीपी? जी खालिद, उसको जब डिस्कस करेंगे एफएटीएफ में तो फिर आएंगे उसके ऊपर। टेल मी हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान? 20%। पाकिस्तान की जीडीपी का 20% जो है दैट कम्स फ्रॉम, अच्छा हम जीडीपी से याद है, लेट्स ऐड द जीडीपी टू, हम जीडीपी भी ऐड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं उसको, ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पिक्चर आएगा। सो पाकिस्तान जीडीपी हैज 3 मेन सेक्टर्स, सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। फिर एग्रीकल्चर के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी सब पार्ट्स, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, एग्रीकल्चर के अंदर लाइफ स्टॉक वगैरह आ जाती हैं, तो देयर आर सब पार्ट्स ऑफ इट टू। सर्विसेज में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज का शेयर है into the overall economic development of Pakistan, economic growth of Pakistan, sorry, that is low, mainly because of the fact that Pakistan lacks industrialization. पाकिस्तान में जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर ज्यादा है, इंडस्ट्रीज का सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है विद अराउंड 20%, which means that Pakistan lacks the major इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हमारे मेजर इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो पाकिस्तान लैक्स इंडस्ट्रीज एंड वी लैक इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। द ओनली पॉजिटिव फैक्टर टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सीपैक। सीपैक की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अदरवाइज हमारा डोमेस्टिक कोई उसके ऊपर फोकस नहीं रहा हिस्टोरिकली इन द वर्ल्ड। अच्छा, अगेन लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान क्या होता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इट? लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन means that Pakistan needs to import the consumer goods from abroad. If you do not have the industries by yourself, then you rely on imports, तो आपका वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। That's the one disadvantage. Secondly, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप इंपोर्ट करेंगे चीजें, तो इंपैक्ट ये पड़ता है दैट इंपोर्टेड गुड्स आर एक्सपेंसिव गुड्स, तो आपकी कास्ट का इश्यू बन जाता है, दैट इंपैक्ट्स द कास्ट, जिसको हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं, और आपकी उसका इंपैक्ट फिर पॉवर्टी वगैरह पे पड़ता है। अच्छा, फिर जॉबलेसनेस, दैट्स ट्रू। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ जॉब्स, और ऑब्वियसली अगर आपका लो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड जीडीपी, देन दैट आल्सो मींस दैट लो एम्प्लॉयबिलिटी इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर इसी तरीके से और भी इंपैक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स हैं। इंपोर्ट बढ़ेगी तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगा तो आपकी पे, और अल्टीमेटली आपकी रुपी डिवैल्यूएशन वगैरह पे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इंपैक्ट of industrialization or low industrial production. अच्छा, पाकिस्तान में आवाज भी नहीं आ रही, कैन यू हियर मी?
आपको पैसे होता सद आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक होगी। ट्रू ट्रू भाई। अच्छा, एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपकी लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो हम कहते हैं इट आल्सो स्टॉप्स द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। आपकी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है। कैसे? बिकॉज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैव पर्टिकुलर कल्चर्स, पर्टिकुलर वैल्यूज दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर दीज सिविलाइजेशंस। इंडस्ट्रियल कल्चर जो है वो लिबरल कल्चर होता है, वो कल्चर डेमोक्रेटिक कल्चर होता है कंपेयर टू एग्रीकल्चर वंस। देयरफॉर इसका एक लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो रिफ्लेक्ट्स सोशल स्टैग्नेशन। सोशल स्टैग्नेशन जो है वो डेवलप होती है। हाउ, फायजा ने पूछा कैसे होती है। फायजा वैसे पूछ रहा हूं, अर्बन सोसाइटी ज्यादा ओपन और डेमोक्रेटिक है या रूरल सोसाइटी है पाकिस्तान? फ्रीडम्स कहां पे हैं? अर्बन में है। तो ऑब्वियस बात है, दिस इज व्हाट वी से, जितना अर्बनाइजेशन बढ़ती है उतना अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस जब आती है तो सोशल इन द सेंस दैट असद social in the sense that individual freedoms, individual kind of, yes, हमने असल लफ्ज़ यही था, ओल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात आ जाएगी। बट यहाँ पे हम चूंकि मार्क्स को यूज नहीं करेंगे, सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, सो हम जनरली बात करेंगे। सो पॉइंट इज, आपकी कल्चर बैकवर्ड हो जाता है, आपकी ओप्रेशन हो जाती है, आपकी जेंडर वायलेंस होता है। आप रूरल और अर्बन में उठाकर देखें तो इन सारी एजुकेशन लेवल को देख लें, सो एवरीथिंग गोज negative in rural culture and it moves positively in the urban culture. This is simply what it is. Anyway, ऊपर सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जी कि क्यों है लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी पॉइंट हम देखेंगे डेफिनेटली। इम्पैक्ट तो हमने देखे कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, बट व्हाई देयर इज लो। अच्छा, इसमें भी दो चीजें। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो है भी, उसके अंदर जो मेजर शेयर है दैट इज दैट ऑफ दी स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हाईटेक इंडस्ट्री है, वो मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजह क्या है? व्हाई दैट इज लो टेक इंडस्ट्री? उसकी वजह है वी लैक इन टेक्नोलॉजी, वी लैक इन इन्वेस्टमेंट्स। हमारे पास अपनी एजुकेशनल क्वालिटी ऐसी है नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर आता नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टर अगर जब नहीं आता तो हमारे पास टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं होती, एंड देयरफॉर वी लैक इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द Exactly, Umar. So problem ये है कि large scale manufacturing means large scale manufacturing requires high tech industries, और high tech industries पाकिस्तान में develop ज़्यादा नहीं हो रही, और उसकी वजह बेसिकली ये है, foreign investors आते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, और हमारे पास अपनी लोकल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लोकल स्किल्ड लेबर भी उतनी नहीं है जो खुद से एक कर सके। सो लैक ऑफ कैपिटल, हम इसको वन वर्ड में कहते हैं, पाकिस्तान लैक्स द कैपिटल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो या फाइनेंशियल कैपिटल हो, वी लैक दिस काइंड ऑफ कैपिटल इन दैट वे। सो ये एक बड़ी मेन रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। दूसरा प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एक तो है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ट्रू उमर। दूसरा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट planned industrialization, and it produces goods that are not competitive to the international market. Our industries जो है, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही, जो है they are not competitive to the global industries are global competitors. हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो फाइनेंशियल के सेंस में, वो इन टर्म्स ऑफ वेराइटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, in terms of pricing, in terms of quality, in no way they can compete with the international products. So our industries produce substandard products, and this is again a major problem in Pakistan. जो अव्वल तो है नहीं, but जो है भी वो obviously पाकिस्तान में क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वांटिटी प्रोडक्ट,
pricing, in no way they are kind of compatible with or competitive to the international market. Obviously not all, most of them. हमारी गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं खालिद, लेकिन आप पिछले कुछ 10 सालों का डेटा उठाइएगा, हमारी गारमेंट्स के साथ हुआ क्या है? We used to export around $18 billion of garments. Now we are around $11 to $12 billion. So most of the textile industry has shifted to Bangladesh. और उसकी वजह क्या थी? Because we were no longer competitive. थी एक जमाने में खालिद, अब उतनी नहीं है. Yes, उसकी वजह इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था, उसके कंपेटिटिव नहीं रही ना. आपका इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करने आता, सिक्योरिटी का इशू था, बिकॉज यहाँ टेररिज्म होता था, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा. आप फिर इस तरीके से आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, तो लॉट्स ऑफ इश्यूज, किसी एक को नहीं ब्लेम कर सकते, तो लॉट्स ऑफ इश्यूज अल्टीमेटली कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो कंपेटिटिव नहीं रही है. सो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लैक ऑफ कंपेटिटिवनेस, ये दो बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के. सोल्यूशन को रिवर्स कर देंगे. वी नीड मोर टेक्नोलॉजी, वी नीड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी नीड ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. हमें ये सारी चीजें चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करवा सकें. भाई आई डोंट नो अबाउट दैट, अगर आप इसको बता दें प्लीज. फायदा वी आर मोर कंपटीशन टू फेस, ऐसे नहीं कहेंगे हम लोग, हम इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज कंपटीशन तो होगा. फ्री मार्केट, ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, कंपटीशन तो होगा. वी डोंट नीड टू रिमूव द कंपटीशन, वी नीड टू इंप्रूव आवर स्टैंडर्ड्स. दैट्स द वे आउट. अच्छा, शिफ्ट टू बांग्लादेश. ओके, ट्रू ट्रू. लेट्स गो टू एग्रीकल्चर जी, क्योंकि अब एग्रो पे बात हो रही है तो एग्रीकल्चर पे चलते हैं. Kanat, I don't agree with that unless we will not provide incentives. मेरे नजदीक incentives provide नहीं करने की जरूरत, incentive खत्म करने की जरूरत है. Because economic challenges की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर स्टेट का एक प्रॉब्लम ये है that it subsidize everything. And when you subsidize everything in the name of incentives, you actually do not allow them to grow by themselves. You make them permanent dependent. बेकारी बना देते हैं हम उनको. आप फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, आप उसको कहते हैं आप इंसेंटिव देने के बजाय आप लो कास्ट एनर्जी प्रोड्यूस करें, बजाय महंगी बिजली पैदा करके उनको सब्सिडी देने के बजाय व्हाई नॉट इन्वेस्ट द सेम मनी ऑन प्रोड्यूसिंग द चीपर गुड्स, आप चीपर एनर्जी. तो आप उनको एक एग्जैक्टली इशू करने में आप उनको सब्सिडीज दे के आप उनको एम्पावर करी जा रहे हैं. दैट्स अ बैड आइडिया. सो माय आर्गुमेंट इज दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडीज टू देम, why not reduce the cost of doing business here? Why not provide them the cheaper raw materials? Why not help them in indirect ways rather than direct subsidies? That's a bad idea. आप उठाकर देखिएगा, पाकिस्तान gives more subsidy to industries than it spends the money on poverty eradication. हम poverty eradication से ज्यादा खर्चा वहां पे करते हैं, बिजली के बिलों में और पता नहीं कहां पे खर्चा कर रहे होते हैं. दिस इज एब्सोल्यूट बैड आइडिया. यस करना, लेकिन इंसेंटिव की जब आप बात करिए तो इंसेंटिव में आते हैं सब्सिडाइजेशन आ जाती है. सब्सिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए. दैट शुड बी. ख्वाजा, उनका मॉडल इकोनॉमिक का डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है. उनका इकोनॉमिक मॉडल स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का है, हमारी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं है, प्राइवेट इकोनॉमी है. अगर उनकी चाइना इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता फ्री इंडस्ट्री आपने कहा है, लेकिन अगर होगी भी तो स्टेट एंटरप्राइज को होगी, प्राइवेट इंडस्ट्री को दे डोंट, आई डोंट थिंक सो सॉर्ट ऑफ. इसलिए मैं तो उसमें रिकमेंड नहीं करूंगा चाइना के बारे में, बट एक मुझे पता है कि वहां का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है. दैट्स अ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी. ट्रू ट्रू. ओके, लेट्स गो टू एग्रीकल्चर जी. एग्रीकल्चर पे जाते हैं. तो एग्रीकल्चर पे जब हम जाएंगे तो आप एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द फैक्ट्स, पहले थोड़े फैक्ट्स देखते हैं. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 19% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी. पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 19% एग्रीकल्चर से आता है. देन सिमिलरली इट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्कफोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 38% के करीब इसकी वर्क फोर्स कंट्रीब्यूशन भी है पाकिस्तान के अंदर. हमने एग्रीकल्चर को लिखा था सोशल प्रॉब्लम के अंदर भी, थोड़ा सा बात की थी, ज्यादा नहीं बात की थी, बट शॉर्टली बात की थी.
Now, agriculture at one point was the most important sector in Pakistan's GDP, but now agriculture's share has reduced. 19% in GDP and 19% in GDP and 38% in workforce employment. अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 19 कायनात में ठीक है. ओके, नाउ पॉइंट इज एक जमाने में एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द जीडीपी. इट हैड हायर शेयर इन द जीडीपी देन एनी अदर सेक्टर, बट इट हैज डिक्लाइंड. अच्छा, डिक्लाइन पे आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और भी. हमारी जो इंडस्ट्री है जिसका हमने जिक्र किया 20% इंडस्ट्री है जीडीपी के अंदर उसका शेयर है. दैट इंडस्ट्री इज आल्सो, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हम कहते हैं एग्रो इंडस्ट्री. सो इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, जो करंट इंडस्ट्रीज हैं, दे आल्सो डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर. सो agriculture has contribution in agriculture has contribution in industries too. Yes, शायद मैंने जो 2019-20 में था वो 37 point something % था मेरे ख्याल में, somewhere around that. तो it was less than 40. 2019-20 का जो सर्वे था. Challenges क्या है इसके अंदर? Why this decline? Why there has been a low agricultural performance in Pakistan? There are lots of factors. There are lots of reasons जिसकी वजह से हुआ. उनमें से एक रीजन आप कह सकते हैं लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है. हमारे मैकेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं. द इशू ऑफ वाटर है, इशू ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, द फ्यूडल स्ट्रक्चर है, अनस्किल्ड लेबर है, इरिगेशन सिस्टम है. देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज. ऑब्वियसली उसके बाद फिर स्टेट पॉलिसीज आ जाती हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज इन पाकिस्तान जिसकी वजह से ये चीजें आती हैं. लेट मी लिस्ट ईच वन ऑफ देम. इशू ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं इशू ऑफ मैकेनाइजेशन. अच्छा, प्रॉब्लम ये है दैट आवर एग्रीकल्चर इज मोस्टली बेस्ड ऑन द आउटडेटेड ओल्ड मशीन्स और ओल्ड मेथड्स. फार्मिंग के जो मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीड सोइंग से लेकर, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से लेकर, वाटरिंग से लेकर, सारे जो मामलात हैं, कल्टीवेशन से रिलेटेड तमाम जो मामलात हैं, दे ऑल आर, इवन सीड्स की बात की जाएगी. सो दिस ऑल इज आउटडेटेड मेथड्स. सो फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी मिसाल दें. यू कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर crops by using like tractors, by using mechanized cultivations, by using machines to separate the different ingredients of the crops. You can use better water management things. आप irrigation के जो methods हैं, drip irrigation है, उसके अलावा drip irrigation sprinkle systems हैं, you can use those methods to improve the agricultural products. आप उनको कर सकते हैं. But the problem is again that Pakistan is like, अच्छा आपको पता है Pakistan was one of the first countries in the world to start, not in the world but in the south of the world, third world जिसको हम कहते हैं. They were one of the pioneers in focusing on the use of technology and use of machines. अयूब खान साहब के जमाने में 1965 से onwards a policy was made जिसको कहते हैं green revolution. So that green revolution idea was actually to improve the agriculture by improving the use of machines at that time. 1960s, 65 से onwards, Ayub Khan sahab. That's true. High density corporate farming उम्र की बात हो रही है, corporate farming की बात हो रही है, और के corporate sense में इस्तेमाल किया जाए. यानी take agriculture as an industry, take it as a business. हमारे यहाँ मसला ये है, फार्मर्स डोंट टेक इट एज अ बिजनेस, दे टेक इट एज अ लाइवलीहुड. वो लाइवलीहुड पेपर लेते हैं, एज अ बिजनेस नहीं लेते, एंड दैट्स द डायलेमा विद इट. अब इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन आइडिया ये था कि हम पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, ट्रैक्टराइजेशन करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव होगी, या फर्टिलाइजर्स वगैरह और बाकी चीजें. हम तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, वी डोंट इवन produce our own fertilizers. हम मोस्टली इंपोर्ट कर रहे थे, एंड दैट्स द डायलेमा विद इट. तो आपको पाकिस्तान के अंदर
जो मशीनाइजेशन है, जो मैकेनाइजेशन है, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, लैंड हम यूज करते हैं, बट हमारी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, दैट इज लो, एंड दैट कैन ओनली बी इम्प्रूव थ्रू मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आइडिया पुराना है पाकिस्तान के अंदर, बट वी नीड टू रियली वर्क ऑन दैट टू। अच्छा, फिर इसी के से जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अलावा एक छोटी सी मिसाल जो ऊपर बात की उन्होंने, हमारी सॉइल टेस्टिंग की बात की, लेजर लेवलिंग की बात की। आप लेवलिंग करते हैं तो हम वो पुराने जमाने की तरह ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेवलिंग नहीं होती तो उसकी वजह से हमारे इरिगेशन सही प्रॉपर नहीं हो पाती, और प्लांट की जो अनइवन, जब हम उसको बीज डालते हैं तो हम रैंडमली इस तरह फेंक देते हैं। सो देयर हैज टू बी अ प्लान्ड वन, अ वेल प्लान्ड सीडिंग एंड ऑल दैट। ये सारे प्रोसेस जो है दे नीड्स टू बी डन थ्रू द टेक्नोलॉजिकल यूज। सो ये फैक्टर्स जो है, टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग इन एग्रीकल्चर इज नीडेड एंड वी लैक इन दैट। और इसका सोल्यूशन आप क्या करें? अगर आपने कल भी देखा हो, कल भी मुलाकात हुई चाइनीज एम्बेसडर से, मेरे ख्याल में शाउन कैशी साहब की हुई या किसकी हुई, बट उनसे यही डिस्कशन है। चाइनीज को हम ये रिक्वेस्ट करें दैट दे नीड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, दे नीड टू टीच अस हाउ टू यूज इट। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर से अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी उनको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्चर्स जो हैं, एग्रोनॉमिस्ट और पता नहीं क्या क्या होते हैं, जो भी होते हैं एग्रोनॉमी और क्या होती है, लफ्ज कुछ आपने मैंने शायद सुना होगा, मैं अब नाम भूला हूँ, but I have a lot of friends who work on that. But a lot of them actually go and study in China because China has a very well developed horticulture. Exactly, they are very well developed research. They are very well developed agriculture mechanisms through which we can benefit. और देखिएगा आप, when Chinese will get involved, most likely, तो obviously it will have a huge impact on Pakistan's agriculture. अब वो second phase में होता है या third में होता है, but that's going to have an impact. So CPAC is a solution to that. हम टेक्नोलॉजी वहां से ही लेकर आएंगे। सेकेंड इशू इज, हमने कहा कि वाटर का इशू है और खासकर इरिगेशन का इशू है। पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन के दो इश्यूज हैं। एक है पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ वाटर, वाटर स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम है, वाटर है नहीं, और जो दूसरा है दैट इज नॉट वाटर मैनेजमेंट का इशू है, जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। वाटर स्कार्सिटी वाटर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दैट हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है दैट इज आउटडेटेड। वो पुराना इरिगेशन सिस्टम है दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर, दैट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर। और फिर हमारे इरिगेशन के जो मेथड है वही ट्रेडिशनल मेथड, वो एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है खेतों को पानी देने का, वी वाटर द फील्ड्स, लेकिन दुनिया में कॉन्सेप्ट है पौधों को पानी देने का। So there is a lot of a difference. So पौधों को पानी देने में और खेतों को पानी देने में बड़ा फर्क होता है। So you need drip irrigation and sprinkle system, और depending upon आप gardens वगैरह हैं, आपके forests हैं, या आप जो है वो crop को दे रहे हैं, drip irrigation और sprinkle system दोनों नहीं इस्तेमाल हो सकते, एक खास सिचुएशन के अंदर दोनों इस्तेमाल होते हैं। So we need to do that. ताकि वाटर जो लिमिटेड वाटर है उसको सेव करें। फिर इसी के से पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है वाटर मैनेजमेंट का, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, विच इज अबाउट लाइनिंग ऑफ कैनाल्स एंड वाटर कोर्सेज। जो पानी के चैनल्स हैं और जो वाटर कैनाल्स हैं उनकी लाइनिंग का एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा होता है। वो सेगमेंट से होते हैं, आप जहाँ उसमें बड़ा आसान सा तरीका होता है कि खेत कैनाल से या किसी और जगह से ट्यूबवेल से पानी आता है, खेतों तक लेके जाना है, तो उसकी नालियां जो हैं वो बनाई जाती हैं कंक्रीट के स्लैब से, एक इस तरह से बनाया जाता है, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, इस तरह से स्लैब बनाई जाती हैं। और यस, अच्छा ड्रिप इरिगेशन भी देती है, दैट्स ट्रू। अच्छा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के लिए शरियात पहले चाहिए होता है, आपको लेजर लेवलिंग चाहिए होती है। यू कांट डू इट विदाउट लेजर लेवलिंग, तो आपको लेजर लेवलिंग पहले करनी पड़ती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अच्छा, ये इस तरह के स्लैब करके करते हैं और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज आई हैव विटनेस माई सेल्फ। पंजाब में भी है, केपीके में भी है, चैनलाइज वाटर, तो इसी के से आई एम नॉट सोशल अबाउट सिंध में भी डेफिनेटली होगा, बलूचिस्तान का मुझे नहीं आइडिया वैसे, बट दैट्स अ प्रोजेक्ट। इससे ये होता है कि यू प्रोटेक्ट अ लॉट ऑफ, यू सेव अ लॉट ऑफ वाटर दैट यूजुअली गेट्स वेस्टेड, और सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग के इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। सो
तो इस तरह की चीजें हैं दैट आर नीडेड, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन ऑन दैट। तो हमें वाटर मैनेजमेंट की और फिर एक और प्रॉब्लम भी इसके अंदर आता है। एक और इशू ये आता है कि मेरी पानी तो जाता है खालिद, लेकिन क्या वहां पे ये प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर आप ये कर रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं कैनाल्स की या लाइनिंग कर रहे हैं वाटर कोर्सेज की? आई एम नॉट सो श्योर, आई एम नॉट सो श्योर खालिद ऑन दैट, बट एनीवे आप कंक्रीट की लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज टू सेव द वाटर, दैट वाज द मेन पॉइंट ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। अच्छा, वाटर के अंदर ही अगर हम बात करें तो एक और इशू है जिसपे हम आमतौर पर फोकस नहीं करते, वो है पाकिस्तान नीड्स टू मूव अवे फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पे ज्यादा खर्च करते हैं, वी फोकस ऑन देम व्हिच इज समथिंग दैट इज अ बैड आइडिया। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ राइस एंड द अनदर एग्जांपल इज शुगर केन, गन्ना। आपको पता है जब गन्ने की कीमत लगती है तो उसकी जब कास्ट निकाली जाती है, किसान कहता है मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसमें पानी की कीमत शामिल नहीं होती। वी डोंट ऐड द प्राइस ऑफ वाटर। अगर आप वाटर की प्राइस ऐड कर दें, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। लेकिन हम पानी की फाइनेंशियल कीमत तो रखते ही नहीं है ना, वो तो एक डायलेमा है पाकिस्तान के अंदर। सो देयरफॉर आई गेस उसके अंदर एक मेजर इशू ये भी है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, हम ऑलरेडी वाटर स्कार्स कंट्री है, सो वी कांट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच वाटर ऑन दोज क्रॉप्स। सो वी नीड टू राइस के अंदर, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग वी शुड स्विच अवे फ्रॉम राइस, बट आई एम सेइंग इज आपकी जो होती हैं जेनेटिकली म्यूटेशंस होती हैं, शायद इसको हम कहते हैं म्यूटेशन, सॉरी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, यस सॉर्ट ऑफ। तो ये जो चीजें हैं we need to focus on that। हमारे यहाँ वैसे मेरे ख्याल में मॉडिफिकेशन कह लें, हमारे यहाँ वैसे मेरे ख्याल में है नहीं ऐसा, राइस की मॉडिफाइड फार्म्स नहीं है। इज इट ट्रू? दैट कुड मेक इट लेस वाटर इंटेंसिव। वी डोंट हैव इट। सो दुनिया के अंदर अगेन ये चीजें टेक्नोलॉजी से ही लिंक करती हैं चीजें, बट स्टिल वी नीड टू मूव ईदर अवे फ्रॉम द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और वी नीड टू ब्रिंग दोज काइंड ऑफ क्रॉप्स, दोज वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स दैट आर लेस that are less dependent upon the water। तो ये एक वे है जिस तरीके से हम डील कर सकते हैं, बट अगेन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है नहीं। इसी से एग्रीकल्चर के अंदर इशू की बात की, लैंड होल्डिंग्स की बात की। पाकिस्तान के अंदर अगेन प्रॉब्लम ये है कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं दैट आर नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं है, और दूसरी बात दे आर टू स्मॉल इन मैनी केसेस। लैंड होल्डिंग्स या तो स्मॉल हैं या इरेगुलर शेप्स में। याद रखिएगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने एरिया के अंदर क्रॉप को करते हैं। सो द मोर लैंड होल्डिंग्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। और फिर इरेगुलर शेप्स जो हैं दे आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपकी जब इरेगुलर शेप्स होती हैं उसके अंदर भी वाटरिंग का इशू, उसके अंदर भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी का इशू बन जाता है। सो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है, हमारे ये लैंड होल्डिंग्स हैं, वो आपको पता होगा एग्रीकल्चर की जमीनें ऐसी होती है हमारे यहाँ 5-5 मरले पे भी लोगों ने काश्त की होती है, और एक घर वाले 5 भाई होते हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं और जो इरेगुलर शेप्स हैं लैंड की, that is another problem in crop production and all that। Then another is जिसको हम कहते हैं awareness। The farmers that are involved in agriculture, they are not aware, they are mostly unskilled। It is usually considered that a farmer does not need any skills, which is a bad thing। He needs skills on many ways. He needs skills for judging the weather conditions. He needs skills for everything, you know, in agriculture। उसकी सीड से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर उसकी जो वो होती है प्रोसेस है जिसके जरिए से आप उसको, आवाज नहीं आ रही? Am I audible? Okay, so from seed to cultivation, in every step the awareness of the farmer is essential, or essential इसलिए because he has to take decisions।
It is he who has to make ultimate decisions, और उसके decisions अगर informed नहीं होंगे then obviously problem होगा. और पाकिस्तान के अंदर dilemma ये है that people involved in agriculture are not aware of the fact that how to improve the agriculture productivity, and they don't, honestly speaking, they don't care about the improved productivity at all, and that's the dilemma with the people. वो सुंडी भी करती है ना एक्चुअली. प्रॉब्लम ये है फायजा के हमारे जिन किसानों को सुंडी वाली पे करती है उन किसानों के घर में टेलीविजन नहीं होता, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद इट. और आपको उनको डोर स्टेप पे जाके बताना पड़ेगा, आपको उनके फार्म तक पे बताना पड़ेगा. ट्रू ट्रू. सो ये डिफरेंट इश्यूज हैं जी एग्रीकल्चर के हवाले से उसके अंदर. लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जी. क्लाइमेट चेंज तो खालिद कोई शक नहीं है, क्लाइमेट चेंज तो इफेक्टिंग एवरीबॉडी. क्लाइमेट चेंज तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इफेक्ट कर रहा है, किचन को भी इफेक्ट कर रहा है. दैट्स ट्रू. ओके, लेट्स मूव टू इकोनॉमिक ग्रोथ थिंग. जीडीपी पे जाते हैं. Economic growth it actually means GDP, gross domestic product. नहीं सीजन गर्मी नहीं. मेरे ख्याल में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान के अंदर खासकर दोनों इसलिए एक्सपेंसिव है बिकॉज हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव. तो इंपोर्ट पे जो टैक्सेस हैं तो हैं, लेकिन अगर आप शायद जानते हैं फर्टिलाइजर पे हम सब्सिडीज भी देते हैं. गवर्नमेंट आल्सो गिव्स सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और सब्सिडाइज पे आपको मिल जाते हैं उनकी गवर्नमेंट की शॉप्स पे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फार्मर्स हैं उनकी रीच से बाहर एक्सपेंसिव है, नो डाउट ऑन दिस वन. वो आपकी फिर ऑटोमेटिकली कास्ट को बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर टैक्सेस है, उसके ऊपर सब्सिडीज भी मौजूद है. अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के लिए है, वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को लोकलाइजेशन की जरूरत है. वी नीड टू स्टार्ट लोकली प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हम लिंक कर सकते हैं उसको. लोकस का इशू, हाजरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लोकस का इशू है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगेन इट ब्रॉडली स्पीकिंग is a threat to our agriculture. और अगेन डील क्या करना है, we need to have again mechanization जिसके जरिए से हम उनको टारगेट कर सकें. हमारे यहाँ अभी किसान कैसे उड़ा रहे होते हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, उसे डंडों से और पता नहीं किस तरह से उड़ा रहे होते हैं. So we need to use mechanization methods to deal with locust or any other kind of pesticide attack, any kind of pest attack जो होता है उसको आप इस तरीके से डील कर सकते हैं. PM needs to focus on trees like Jaman bar and Mulberry. They are good for environment of Pakistan from now on. उमर, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं चूंकि केपीके से हूँ और केपीके में मेरा एरिया जो हरीपुर एबटाबाद का एरिया है, वहां पे अगर आप देखें तो जब ये केपीके में उन्होंने शुरू किया था बिलियन सुनामी ट्री वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उन्होंने उसमें पता नहीं क्यों बट दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज दैट यूज्ड टू कंज्यूम मोर वाटर. हम उसको सफेदे का दरख्त कहते हैं. आई डोंट नो व्हाट टेक्निकल नेम इट हैज, बट हम सफेदे का दरख्त कहते हैं. दे स्टार्टेड प्लांटिंग दैट, और जब वो लगाना शुरू किया तो उससे आपका पानी का बड़ा कितना मुश्किल सा नाम है, इक्लप्टोपस जो भी है, हमजा नाम, मेरी भी कपिल शर्मा वाली अंग्रेजी है बट स्टिल वो आप जो भी है, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप ट्री प्लांटेशन करें, बट ट्री जिस तरह आपने कहा कि यू नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, यू नीड टू फोकस ऑन ट्रीज दैट रिक्वायर लेस वाटर. मैंने नहीं पढ़ना भैया, आप ही पढ़ें, इसका नाम आप ही पढ़ें. एग्जैक्टली उसका फायदा भी नहीं होता. उसकी जो है उस ट्री से आप एज सच भी मेजर टिम्बर वैल्यू भी नहीं उसके. ट्रू, सफेदे का दरख्त ठीक है. खालिद ऐसा नहीं है ना, मसला ही तो ये है कि हमारे एरिया में जिस तरह से उन्होंने प्लांट किया है और उन आपके जो स्ट्रीम्स हैं ये उनके किनारे पे लगा दिया, वही स्ट्रीम्स जो के बाद में इरिगेट करती हैं उसका पानी आप सब करवा देते हैं उनसे. बट प्लांटेशन हो लेकिन स्मार्ट प्लांटेशन हो, ये रैंडम नहीं होनी चाहिए सब. एंड लेट्स गो टू जीडीपी पे जाते हैं जी. अच्छा, पाकिस्तान, ये पहला नाम आसान है, कोनू. इफ इट कोनू, CONU, यूकलिप्टस, आई डोंट नो, जो भी है. अच्छा, जीडीपी
जीडीपी, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन स्लो. इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट वन. स्लो जीडीपी ग्रोथ रेट. पाकिस्तान का लास्ट ईयर ग्रोथ रेट कितना था? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन 2019-20 इन पाकिस्तान? नहीं, इट वाज 1.9. जो मैंने पढ़ा था 1.9 था. 114 है, but we need to verify. I guess I'm not so sure about it. Economic survey of Pakistan 2019 में देखिए, I think it was 1.9, but anyway, if it was less than 2. ये बात है. अच्छा, obviously so far it is going negative. अभी negative में जा रहा है. उसकी basic reason ये है, इस साल हमें sorry 1.4 था. इस साल हम expect कर रहे हैं 1.9. We are expecting this year to grow by 1.9%. इस साल expect कर रहे हैं. जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब है दैट इफ यू हैव $100 billion ऑफ जीडीपी इन 1 year एंड व्हाट परसेंटेज इंक्रीज विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर. अगले साल कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा? दिस इज अच्छा, आसान लफ्जों में हम इसको कहते हैं कि एक साल में जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 year इज कॉल्ड. ये नजर नहीं आ रहा? अच्छा, एक साल में जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं. एक साल में आपने $100 billion की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की. अगले साल कितनी की? अगले साल जितनी आपने बढ़ाई होंगी, जिस रेट से बढ़ाई होगी, उसको हम जीडीपी रेट कहते हैं. टू एब्जॉर्ब द करंट वर्कफोर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक साल में जितनी वर्कफोर्स बनती है और उसको जॉब्स मिलनी चाहिए, देन यू नीड टू हैव अ 6% जीडीपी ग्रोथ रेट. सो यू नीड 6% जीडीपी ग्रोथ रेट टू एब्जॉर्ब द वर्कफोर्स. पाकिस्तान में last time that we achieved the 6% growth rate was 2005. 2004 में, 5 में, yes 6 में नहीं था मेरे ख्याल में. So 2005 तक, that 2005 financial year was the last year when we achieved. पिछले 15 साल से हमारे पास ऐसी ग्रोथ रेट नहीं रही जिससे हम करंट जॉब्स को अप्लाई कर सकें एग्रीकल्चर मिशन सबके जमाने में. एंड दैट इज अ डायलेमा. हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, इसका मतलब जो हम पिछले साल प्रोड्यूस करते थे जितनी वैल्यू गुड्स, उतनी ही वैल्यू की चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे थे. अच्छा, उसकी वजह क्या है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे. जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब है ऐसा नहीं है कि हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये भी एक फैक्टर है. पिछले साल अगर 1 लाख ऑर्डर किया था तो एक साल मैक्सिमम 1,01,000 कर लेंगे. सो it's not just about the quantity of the goods produced, it is also about the value of the goods that we produce. जिस वैल्यू की गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो वैल्यू लेस प्रोडक्ट्स होती हैं. वी डू नॉट प्रोड्यूस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स. मार्कर है 10 रुपए का है, अगर आप आईफोन प्रोड्यूस करेंगे, एक गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हाई वैल्यू की होती है. सो हमारे पास मसला ये है कि हम लो वैल्यू प्रोडक्ट्स जो है वो करते हैं, हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते. दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. True is a 7 to even 8%, 8.4% भी हम रहे हैं शरद साहब के जमाने में, अयूब खान के जमाने में 8% भी रहे हैं. सो पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू एडेड प्रॉब्लम है वो मौजूद है. वी डू नॉट प्रोड्यूस मोर वैल्यू गुड्स. हम नमक तो प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम वॉचेस प्रोड्यूस नहीं करते, हम कार्स प्रोड्यूस नहीं करते, हम जहाज प्रोड्यूस नहीं करते, हम हाई टेक गुड्स जिनकी हाई वैल्यू होती है वो प्रोड्यूस नहीं करते. सो फायदा, लेकिन हम प्राइसिंग की बात नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है वो यही है दैट हम हाई वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या सर्विसेज में हो. सर्विसेज से मतलब ये है कि हम सस्ते पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. वी डोंट. सो जीडीपी ग्रोथ रेट, अच्छा इसका जीडीपी ग्रोथ रेट शो अगर बढ़ रहा हो, हायर बढ़ रहा हो, इसका मतलब होता है आपकी एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है. इट्स एन इंडिकेटर, इट्स नॉट अ कॉज, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मींस high agriculture, high industrialization. It also means that your employment is there. It also means poverty is coming down. So it's an indicator of almost all the major economic indicators.
बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो है वो ये एक सिम्टम है जिससे हम, तो आसान लफ्जों में द हेल्थ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी इज मेजर्ड फ्रॉम जीडीपी. GDP growth rate gives us an indicator of the state of health of that economy. That's true because for high value goods products we need innovations, we need foreign direct investment, we need technology which is not there. It improves everything. GDP growth rate improves everything. But obviously इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक आती है, उसके साथ फिर कुछ ifs and buts आ जाते हैं. Improve the GDP plus some other things that are related to different things, different developments. खालिद जब करेंसी की वैल्यू की बात करेंगे अभी करंट अकाउंट डेफिसिट में, फिर मैं इसके साथ दोबारा लिंक करके बताऊंगा आपको. GDP gives us the indicator of GDP gives an indicator of the health of an economy. जिस तरह हम आपसे नहीं कहते बंदे का वजन कम हो रहा हो, इसका मतलब उसकी हेल्थ में कोई गड़बड़ है. अगर वो लेजी लेथार्जिक हो, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हेल्थ. सो इसी तरीके से आपकी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के, तो उसका टॉप इंडिकेटर है जीडीपी. एजुकेशन सिस्टम, आई वोंट टॉक ऑन एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पे हम बात करेंगे इलिटरेसी की, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिटी की, यहाँ पे हम बात करेंगे जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन. यहाँ पे हम एजुकेशन पे हम सारी बातें कर चुके हुए हैं एंड रिलेट देम हाउ दैट इज लिंक्ड विद द इकोनॉमी, कैसे वो इकोनॉमी से लिंक करता है. जेंडर डिस्पैरिटी होगी, लो वुमेन लिटरेसी होगी, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी. लो लिटरेसी होगी, कंट्रीब्यूट इकोनॉमी में नहीं करेंगे. मेरा आपसे सवाल है, छोटा सा मुझे सवाल बताइएगा, इज इट लाइकली दैट एन इंजीनियर विल बी एडिंग टू जीडीपी आर एन इलिटरेट मैन? प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? Why? Because engineer is likely to have high value products. उसकी जो वैल्यू है, उसकी मैंने प्रोबेबिलिटी गलत से यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है. एक इलिटरेट मैन मैक्सिमम क्या कर सकता है? मजदूरी. और जब मजदूरी करेगा उससे हाई वैल्यू की जो सर्विसेज है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी. सो एन एजुकेटेड मैन इज लाइकली टू प्रोड्यूस मोर वैल्यूएबल गुड्स, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो या सर्विसेज में हो, compared to an illiterate man. So low literacy means that there is low GDP. Increase the literacy and that is likely to produce higher GDP. ये obviously link करता है. तो एजुकेशन को आपने लिंक करना है इकोनॉमी के साथ. इंजीनियर सीएसएस कर रहे हैं, लेकिन चलो कर तो रहे हैं ना, सीएसएस करके भी वो सर्विसेज तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक इलिटरेट मैन क्या करेगा? वो तो वो भी नहीं करेगा. ट्रू ट्रू. सरकार फिर आपको हालात पता नहीं है उन लोगों के जो कि इलिटरेट हैं और जो मजदूरी करते हैं. पॉवर्टी, आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को उनके साथ जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं. कंपेयर करें अपने आप को उनके साथ जो इलिटरेट हैं. मैं मलिक रियाज के साथ नहीं कह रहा, कंपेयर करें उन इलिटरेट के साथ जो मजदूरी कर रहे हैं. असर ठीक कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज मजदूर तो कभी मजदूरी करता है, लेकिन उसकी मजदूरी की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी इंजीनियर की मजदूरी की होगी. ऑब्वियसली नॉट. एक इंजीनियर इज लाइकली टू गेट मोर, तो उसकी सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा होगी, जीडीपी बढ़ेगी. सॉर्ट ऑफ ट्रू. जो थी ना 1000 पर डे, एक मजदूर की मजदूरी, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन के अंदर मजदूर की बात करेंगे तो 700 रुपया मेरे ख्याल में मजदूरी है उसकी. 700 या 800 है, आई गेस 700 के करीब है. 800 है. मैसन इज एन एक्सपर्ट ना, वो स्किल्ड लेबर है. अनस्किल्ड लेबर की बात करूं वो 800 है. 700-800 रुपए है. सो पॉइंट इज अगेन कि आप देखें तो आपको नजर आएगा, और वो भी किस दिन जॉब मिलनी किस दिन नहीं, यू डोंट नो. तो ये एक डेली वेजेस है होते हैं. सो एक प्रॉब्लम है उनके लिए. एनीवे, पॉवर्टी हम बात कर चुके हैं पॉवर्टी पे, आई वोंट गो इनटू दैट. जी हाँ, जैसे मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी, मेरे ख्याल में अगर मैंने एजुकेशन की जब बात की थी तो आई टॉक्ड अबाउट द वोकेशनल एजुकेशन एज वेल, कि किस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं. आपको याद है ना लोगों को मैंने एजुकेशन के अंदर बात की थी, मैंने कहा हमारी जो एजुकेशन है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट.
इसलिए मैं उस पॉइंट को रिपीट नहीं कर रहा। पॉवर्टी भी हम बात कर चुके हैं, पॉवर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इनके स्टेटस पे हम बात कर चुके हैं, इसके डिटेल बात चुके हैं। आई वोंट कम टू दैट पॉइंट अगेन। सनान, थैंक यू फॉर आस्किंग अ गुड क्वेश्चन। प्लीज इसको पब्लिक कर दें, इस सवाल को पब्लिक करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी थैंक यू सर। अच्छा, isn't poverty outcome rather than the being a cause of the bad economy? It's both. इसको हम कहते हैं vicious cycle of poverty. सनान, we call it vicious cycle of poverty. How? Poverty is cause and poverty is an impact. मैं यहां पर vicious cycle of poverty कैसे? लेट मी एक्सप्लेन जी। मैं ये पहले मिटा रहा हूं इसको और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। पुअर मैन, इफ देयर इज पुअर मैन, सवाल, विल ही बी एबल टू स्पेंड मोर मनी और नॉट? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको समझ आएगा। He will not. If he will not spend the money, no money, then it means जो डिमांड है सोसाइटी के अंदर, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, वो बढ़ेगी या कम होगी? If there is poor, तो डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स will increase or decrease? डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो बढ़ेगी कम होगी? व्हाट विल हैपन टू दैट प्रोडक्शन? डिक्रीज होगी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी या कम होगी? So, is it a cause or it's an effect? It's both. So it causes poverty. चलिए इसको देसी अल्फाज में समझा दूं, बहुत आसान होगा। हम कहते हैं अगर एक बंदा गरीब है, उसके शादी होती है, उसके 2-3-4 बच्चे होते हैं, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो बच्चे भी गरीब ही होंगे, शुरू में तो गरीब ही होंगे। उनको एजुकेशन वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उनको अच्छी हेल्थ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सो वन पुअर प्रोड्यूसेस 3 more poor actually. So the 3 more poor then produce more poor, and this is how this cycle goes on. और वो गरीब है तो वो डिमांड नहीं करेगा कुछ चीज खर्च। मैं फॉर एग्जांपल, मैंने ये शर्ट खरीदी, आई एम नॉट अ पुअर एंड आई बॉट दिस शर्ट। माय बाइंग ऑफ द शर्ट gave employment to so many people, isn't it? It has. You have the money, you're not poor, you have the money and you spend money to buy to take this online course, and you are taking up the online course have provided jobs to so many people. ऐसा ही है या नहीं? Your money is being spent on jobs of the poor who otherwise would have been poor, but they are not poor because you have spent the money. But if you aren't able to spend the money, what will happen? Northern areas में ट्रिप पे जाते हैं आप लोग, you spend the money and that makes other people come out of poverty. And if you are poor, you can't travel and you can't spend the money, you will be helping in poverty. The cyclic process, it's a cause as well as poor causes more poor. This is what we call the vicious cycle of poverty. So broadly दोनों सेंस में आ जाएगा। I hope it's clear जी। Okay, let's move to trade deficit. अब थोड़ा economic points पे clear point पे जाते हैं। इस point पे trade deficit is an important issue because trade deficit has it represents many things and it also causes many things. Trade deficit simply means the higher imports and low exports. The gap between imports and exports is called
द ट्रेड डेफिसिट। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, तो उसका जो गैप है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। सो इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, दैट्स व्हाट वी कॉल द ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट कितना है? जी, एब्सोल्युटली का उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट से भी पॉवर्टी बढ़ती है, दैट्स ट्रू। ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है? व्हेन यू हैव हायर इंपोर्ट्स प्लस लो एक्सपोर्ट्स। हायर इंपोर्ट्स हो, लो एक्सपोर्ट्स हो, उससे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। पाकिस्तान में लास्ट ईयर कितना था? दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर 2019-20 में। सो फॉर एग्जांपल वी एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ अराउंड $21 बिलियन और आप तकरीबन $46 बिलियन के करीब 46-47 बिलियन के करीब हमने इंपोर्ट्स किए। बट अगेन ट्रेड डेफिसिट हैज केम डाउन जी, ये $25 बिलियन जो है ये कम हुआ है। उससे पिछले साल 2017-18 में द ट्रेड डेफिसिट वाज $36 बिलियन। तो हमने उसको कम किया ट्रेड डेफिसिट को, एंड वी हैव ब्रॉट इट डाउन इन 2019-20 और ये कम करके $25 बिलियन पे लेकर गए। मींस है $25 बिलियन। अच्छा, अब ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हुआ? डिड वी इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स और वी डिक्रीज द इंपोर्ट्स? It is declining in price. नहीं, हमने ट्रेड डेफिसिट कम होने की बात करी। कम होने की वजह कोविड था या सिर्फ इस बात? हमने अपनी इंपोर्ट्स कम की हैं जी। हमारी इंपोर्ट्स, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। ना गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका ट्रेड डेफिसिट तो कम तब होता ना कोविड की वजह से कि हमारी खाली इंपोर्ट्स इफेक्ट होती हैं। तो हमने हमारी तो एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट हुई हैं इक्वली उसमें। अगर आप देखें अभी आज चल रहा था, इस महीने में अगस्त के महीने में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी दे डिक्लाइन बाय 20%। अगर आप में से किसी ने कल का अखबार पढ़ा हो, 20% इस महीने में कम हुई। तो हमारी इंपोर्ट्स अगर कम हुई है तो एक्सपोर्ट भी कम हुई है। तो ट्रेड डेफिसिट कोविड की वजह से नहीं आया, वो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम कम हुआ कोविड की वजह से। हमारी स्पेसिफिकली ट्रेड डेफिसिट कम होने की वजह जो है दैट इज इंपोर्ट्स के ऊपर कमी। अच्छा, और वो क्यों है? वजह ये है कि गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली कम की इंपोर्ट्स ताकि हम ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर सकें। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का लिंक आएगा करंट अकाउंट के साथ, तो इसके साथ मैं लिंक करूंगा यहां पे जाके। बट यहां पे सिंपली आइडिया है कि गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली इंपोर्ट्स को कम किया। बाय हाउ दे डिक्लाइन द इंपोर्ट्स, वन ऑफ द वेज इज, फॉर एग्जांपल हमने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दी। So we used to import around $2 billion of goods from India, हमने बंद कर दी उनसे। दूसरी चीज, हमने टैरिफ बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। फॉर एग्जांपल आप लोग शायद जानते होंगे कि पाकिस्तान ने मोबाइल फोन्स वगैरह पे टैक्स बढ़ाए, हम सिगरेट्स पे बढ़ाते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी इंपोर्ट, उनके ऊपर हमने टैक्स लगा दिए, गाड़ियों पे लगा दिए। वी इम्पोज अ लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन देम, इस बजट में भी और पिछले साल बजट के अंदर भी। सो वी इम्पोज टैक्सेस, इम्पोज टैरिफ्स to reduce the amount of goods that come into Pakistan. Imports को कम करने के लिए हमने टैक्स बढ़ा दिए, और इंपोर्ट कम करने का मकसद क्या था कि हम ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके। सो वी काइंड ऑफ, ठीक है जी, सिर्फ गाड़ी का मुझे नहीं पता कितना, बट नहीं, गाड़ियों में इतना टैक्स नहीं लगाया जी। टैक्स बढ़ा, गाड़ियों पे बढ़ने की वजह जो है वो और है, अब वो करेंसी डेफिशिएशन है। सिर्फ एक लगाया था उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स, नहीं, हाँ विदहोल्डिंग टैक्स लगाया थोड़ा सा। लेकिन गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द टैक्सेशंस ऑन इंपोर्ट्स ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए। व्हाई? बिकॉज हम आएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए किया था, बट उसके ऊपर आएंगे। ट्रेड डेफिसिट क्यों प्रॉब्लम होता है? व्हाई ट्रेड डेफिसिट? अच्छा, ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम क्यों ये नुकसानदेह है? बिकॉज ट्रेड डेफिसिट कंट्रीब्यूट्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट। वो क्या है उस पर बात करेंगे। ट्रेड डेफिसिट कंट्रीब्यूट्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसकी वजह से आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है। इट अफेक्ट्स अस इन अ लॉट ऑफ वेज। सो ट्रेड डेफिसिट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स करंट अकाउंट डेफिसिट, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। ये एक इंपैक्ट आता है। द बेस्ट वे
to deal with trade deficit is increase exports instead of decreasing the imports. Imports को कम करने के बजाय the states usually focus on increasing the exports. क्यों ऐसा होता है? Why you focus on increasing the exports? आप डिक्लाइन इंपोर्ट्स करने के बजाय एक्सपोर्ट फोकस क्यों करते हैं? बेसिक पॉइंट सुनिएगा. अगर आप इंपोर्ट कम करेंगे, इफ यू इंपोर्ट लेस, सुनते जाइएगा, तो आपके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगी. मैं आम बंदे के लिए बता रहा हूं, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो करंट अकाउंट डेफिसिट से लिंक करता है, वो उस पर अभी आने के बजाय हम पहले जरा आम पब्लिक को समझाने के लिए आम सेंस में बात करते हैं. इसमें आप इंपोर्ट कम करेंगे, मोबाइल फोन आना कम हो जाएंगे. आपकी ऑफिस सेंटर जो लाहौर में है, मुझे नहीं पता कराची में भी कोई मार्केट होगी, मोबाइल मार्केट जो है वो इफेक्ट हो जाती है. मोबाइल एक्सपेंसिव होंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, दुकानदारों की इनकम कम होना शुरू हो जाएगी. मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. गाड़ियां कम आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी उबर, क्रीम एक्सेट्रा और आपके जो शोरूम्स हैं या आपके जो गाड़ियों की मैकेनिक्स हैं, जितनी गाड़ियां कम आएंगी उन सबकी जॉब पे असर पड़ता है. सो रिड्यूस, अच्छा आप इस चीज से इंपोर्ट कम करेंगे तो आप उन इंपोर्ट से, उन इंपोर्टेड गुड से जो बाकी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, उन रॉ मटेरियल से जो आप इंपोर्ट करते हैं, उससे आप जो फिनिश गुड्स बनाते हैं दे वुड बिकम एक्सपेंसिव. ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो कम करेंगे महंगा करके, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों पे इफेक्ट आ जाएगा. सो आप इंपोर्ट कम करेंगे, दैट वुड हैव अ कंट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी. आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, बिकॉज आपकी इंपोर्ट कम होने से सर्विसेज कम हो जाएंगी, और जब सर्विसेज कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट करेगी. सो इट्स अ नेगेटिव वे. आप ये नहीं करते. एक्सपोर्ट बढ़ाने का फायदा क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ाने का फायदा ये है दैट आप एक्सपोर्ट वो करेंगे चीज जो प्रोड्यूस करेंगे. जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब यू विल क्रिएटिंग मोर जॉब्स, मोर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, मोर एग्रीकल्चर, मोर सर्विसेज, दैट मींस मोर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इट मींस मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, व्हिच मींस लेस पॉवर्टी. सो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स नॉट ओनली अर्न्स यू द फॉरेन मनी दैट शहरियार वाज टॉकिंग ऑफ, कि आप फॉरेन करेंसी बाय कर सकते हैं, बल्कि इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर एंड मोर जॉब्स टू द पीपल. एक्सपोर्टर को जॉब्स और बाकियों को जॉब्स. लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक फार्मूला जो स्टेट कर रही है इसके लिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, जो सी पैक के अंदर जो एसईजीज बन रहे हैं उसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन. ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए पाकिस्तान में, ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए दैट शुड लोकली मैन्युफैक्चर समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अब्रॉड. बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय आप वही प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा के डेवलप करना शुरू कर दें, ताकि अगर इंपोर्ट से लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं वही इंडस्ट्री में लग के वो कंपनसेट हो जाएगा और पीपल विल गेट जॉब इन द इंडस्ट्रीज. सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी इंडस्ट्री लगे जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाए. ये बेसिकली एम है बिहाइंड एसईजीज. एसईजीज का भी बेसिकली एम यही है, और पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी भी यही है. अयूब खान साहब के जमाने से लेकर, मुशर्रफ साहब से लेकर आज तक हमारी यही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है. अमल नहीं हुआ बट पॉलिसी यही रही है. इज इट क्लियर जी? ये समझ आ रही चीज? ओके फाइन. सो ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस सिंपली ऐसी इंडस्ट्री लगाएं पाकिस्तान के अंदर जिससे आपकी इंपोर्ट्स कम हो. अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड डेफिसिट जो है वो बैलेंस हो जाएगा. अच्छा खाजा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रेड सरप्लस पाकिस्तान ने लास्ट में अचीव किया था 1950 में. that's very ironic for me. मैंने नहीं वैसे देखा, but that's very interesting. ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस हो, ये ऐसा होना जरूरी नहीं था. लिमिटेड ट्रेड डेफिसिट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. वो बल्कि होना चाहिए. ट्रेड डेफिसिट लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज टू मच ट्रेड सरप्लस लीड्स टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी. वो आपकी करेंसी की ओवर वैल्यूएशन भी एक, फिर कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गेट्स इफेक्टेड. कास्ट, इनपुट कास्ट बढ़ जाती है अगर आप करेंगे. तो इसलिए बेहतर यही होता है, लिमिटेड मैनेजेबल ट्रेड डेफिसिट होना चाहिए. दैट्स ट्रू.
That's true. हाँ जी सर, जापान की कार्स अब नहीं चाहिए, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। अच्छा, सरप्लस का मतलब ये होता है खालिद कि अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट्स कम हो जाए। Umar, this one, the import substitute industrialization. This is the one because you need to produce those things that we usually import. जैसे गाड़ियां हैं, जैसे engines हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और उनको लोकली मैन्युफैक्चर करने की जरूरत होती है। हम रिफाइंड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, हमें ऑयल रिफाइनरी चाहिए, लोकल इंडस्ट्री चाहिए जो ऑयल रिफाइन कर सके। सो ऐसी चीजें चाहिए जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बजाय हमें वो लोकली फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि इंपोर्ट भी कम हो जाएंगी और लोकल लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। हैंडीक्राफ्ट होती है बट वैल्यू एडेड नहीं है, बहुत कम वैल्यू। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आसान है। फिस्कल डेफिसिट इज द बजटरी डेफिसिट भी कहते हैं इसको, बजट डेफिसिट भी कहते हैं। इट सिंपली मींस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। सिंपली इफ अ स्टेट sells more, if a state spends more, एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, इनकम कम है, तो जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम है 1 लाख रुपए और आप खर्च कर रहे हैं 1,20,000, तो आपका 20,000 का आपको डेफिसिट है। दैट स्टेट के लिए भी ऐसा ही होता है, स्टेट के लिए उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अगेन ये बात समझ आ रही है ना, स्टेट की इनकम और एक्सपेंडिचर्स। पाकिस्तान का कितना है फिस्कल डेफिसिट, अमाउंट तो मुझे नहीं पता, बट परसेंटेज में मुझे पता है। इट्स पाकिस्तान का इस साल का जो टारगेट है दैट इज 7% ऑफ द जीडीपी। यस एग्जैक्टली, दैट वी गो फॉर नॉट इंटरनेशनल लोन्स, लोकल लोन्स। इंटरनेशनल लोन्स किसी और, इंटरनेशनल लोन्स जो जाते हैं वो करंट अकाउंट की वजह से आते हैं। लोकल जो बैंक से लोन लेती है गवर्नमेंट, वो इसकी वजह से लेती है। हाँ, हमारे स्टडी से बता था, हमारे पाकिस्तान में जो फिस्कल डेफिसिट है, इट इज एस्टिमेटेड दैट हम इस साल 7% ऑफ द जीडीपी पे जाएंगे। हमारा एस्टिमेट 4% पे था, लेकिन ऑब्वियसली कोविड-19 आया, हमारी इनकम कम हुई, एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं, तो हमारा गैप बढ़ा है। तो अब करंटली इस साल हमारा एस्टिमेट है 7% ऑफ द जीडीपी जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा। जीडीपी हमारी है ऑलमोस्ट $270 बिलियन के करीब आ चुकी है, और उसका हमारे पास 7% निकालेंगे, जितनी अमाउंट आएगी दैट वुड बी, सो दैट वुड बी अराउंड कितनी 7% मतलब 14 बिलियन डॉलर्स, $14 बिलियन का मतलब तकरीबन 2,000 अरब रुपए के करीब बन जाता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, बट जितना भी बनता है। जी एग्जैक्ट, नॉट बजट एलोकेशन जुल्फिकार, इसको इज इट एक्सपेंसेस मोर देन स्टेट्स इनकम, स्टेट के रेवेन्यूज से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए। नो आई वोंट डू दैट, मुझे नहीं, वैसे साउथ एशिया की इकोनॉमी का नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि फिस्कल डेफिसिट साउथ एशिया में कैसा है। अच्छा, अब आपकी इनकम है और एक्सपेंडिचर है। वैसे स्टेट की इनकम कैसे होती है? फ्रॉम वेयर डज स्टेट गेट द इनकम? टैक्स, और टैक्स तो हो गया ना, और no investment, that's true, no aid में तो डॉलर आते हैं। गवर्नमेंट के अपने सोर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के अपने सोर्सेस। प्रॉफिट टेकिंग, यस आसमा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो प्रॉफिट आता है वो एक रेवेन्यूज होते हैं। वैसे पाकिस्तान में कोई इदारा है जो प्रॉफिट देता हो? फर्ज करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट यस, चालान वगैरह होते हैं पुलिस वगैरह के। अच्छा, टैक्स के अलावा चालान रहते हैं। यस, जो करप्शन मनी रिकवर करते हैं आप नैब वगैरह की, दैट्स ट्रू। व्हाट अबाउट प्राइवेटाइजेशन? कस्टम्स भी है जी, ट्रू। व्हाट अबाउट प्राइवेटाइजेशन, डज इट इंक्रीज इनकम और नॉट? यस इट डज। तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन जो रेवेन्यूज हैं उसको हम लेते हैं इनकम में लेते हैं।
अच्छा, एक्सपेंडिचर्स कहाँ होते हैं? वेयर डू वी स्पेंड द मनी? गवर्नमेंट के इदारों को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और उन इदारों में सुन लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हूं। पाकिस्तान के 60% जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो दो चीजों में खर्च होते हैं, डिफेंस, डेट पेमेंट। 60% हमारे एक्सपेंडिचर्स सिर्फ दो चीजों में होते हैं। किस पे होते हैं? डिफेंस पे और डेट पेमेंट। Almost 40%, मेरा एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट almost 40% of the money that we have that is spent on the debt payment, कर्जे चुकाने में चला जाता है, और जो रिमेनिंग 18% के करीब या 90% के करीब है, अब वो चला जाता है हमारा डिफेंस के अंदर। सो दो हेड्स पे हमारा मुनीसा, मैं इस पे ऑलमोस्ट श्योर लफ्ज़ यूज करूं, बिकॉज एज आई डेफिनेटली रेड इन मेनी पार्ट्स कि जब हमारी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो हम आईएमएफ के साथ जो बात करते हैं उसमें ये बात उनसे कर रहे होते हैं कि हम अपने रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और उसमें एक हेड जो हम रखते हैं वो दी प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स जो है दैट वुड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इनकम एज वेल। ये मैंने वैसे पढ़ा था मुनीसा, बट आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। उमर, हमारे 60% जो इनकम जो 60% ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं, दे आर स्पेंड ऑन टू थिंग्स, डेट पेमेंट एंड डिफेंस, इन दो में। नॉट ऑलवेज सीसा, नॉट ऑलवेज। अच्छा, अब वो उसके अलावा बाकी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद आप बाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट भी है, उसके अंदर एक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, उसके अंदर सिविलियंस भी आ जाते हैं, वो सारी स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, सारे बाकी डिपार्टमेंट जो है वो रिमेनिंग 40%। सो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो मोस्टली खर्च होते हैं डिफेंस, और उसके बाद डेट पेमेंट में, और साथ में फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वगैरह पे खर्च हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 40%। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग? इनकम बढ़ाना, इन दोनों में गैप जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। द बेस्ट वे इज इंक्रीज द इनकम और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर्स। द बेस्ट वे इज डेट पेमेंट इज जी, जो हम कर्जे लेते हैं बाहर मुल्कों से वापस करते हैं, उसकी डेट पेमेंट। अच्छा, आपको इनकम इंक्रीज करनी चाहिए, और साथ ही जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, वो खर्चे जिनको हम बचा सकते हैं, वो गैर जरूरी खर्चे हैं, हम उनको कम कर सकते हैं। इंक्रीज द इनकम एंड डिक्रीज द एक्सपेंडिचर्स, नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स। ये नहीं कि आप आवाम पे हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करना कम कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो डेट पेमेंट है, अगर हमारे पास लोन कम होता तो हम वो पैसे बचा सकते थे। नॉन प्रोडक्टिव काइंड ऑफ पेमेंट है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। एक्सपेंडिचर स्टेट के, फेयर एंड लवली को नहीं लेकर आना प्लीज। इसमें स्टेट के खर्चे मतलब जो मुल्क खर्च, ये सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है फलां इलाके को इतने पैसे दे दिए, फलां फैसिलिटी पे इतने पैसे दे दिए। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं उनकी बात करूं, डिफेंस पे इतना खर्च कर दिया, पुलिस पे इतना खर्च कर दिया, सैलरीज पे चला गया, पेंशन पे चला गया, मेट्रो पे चला गया। आप इस तरह के जो खर्चे हैं वो कम कर दें तो ऑटोमेटिकली आप, तो नॉन प्रोडक्टिव की बात करूं, मैंने मिसाल दी हुई आपको क्लास में, मैंने शायद आपकी क्लास में दी थी। मैंने कहा हम एक जगह पढ़ा रहे थे एक जगह कॉलेज में, तो वो एक मिनिस्टर साहब आए, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने बात बड़ी अच्छी की थी, हमारे खिलाफ थी बट अच्छी बात थी। तो उन्होंने एक दफा कहा कि हमारा, वो एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, उन्होंने कहा जी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट का कोई एजुकेशन का बजट, ये पुरानी बात है, 15 साल पहली बात है। उन्होंने कहा जी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई 2 करोड़ रुपया आता है महीने का खर्चा एजुकेशन के ऊपर, और उस 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपया उन टीचर्स की तनख्वाहों पे चला जाता है जिनकी छुट्टियों में गुजर जाती है आदि। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, सैलरीज, पेंशन वगैरह, ये नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं। सो यस, आई वाज टीचिंग इन 2007 6 नहीं 7। सो पॉइंट इज आपको एक्सपेंडिचर्स नॉन,
हर एक्सपेंडिचर कम नहीं करना, सोशल डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कम नहीं करना, आपने अपने जो इदारे हैं उनके ऊपर खर्च, नॉन डेवलपमेंटल पेंशन वगैरह या सैलरीज जो होती हैं या इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव जो सब्सिडीज दे देते हैं, दे नीड टू बी कटल्ड। सो इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज इनकम, इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं हम? इनकम बढ़ाने का एक जो मेथड है वो है आप अपने रेवेन्यूज जनरेट करें, स्टेट अपने रेवेन्यूज जनरेट करें। रेवेन्यूज एक तो नहीं बल्कि यही मेथड है रेवेन्यू जनरेट करने का। कैसे रेवेन्यूज जनरेट कर सकती है? बाय स्टेट के रेवेन्यूज की बात करूं, आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा। यस एग्जैक्टली हमजा, इंक्रीज टैक्स नेट, न्यू टाइप्स ऑफ टैक्सेस से हम अगर बात को कम करें, टैक्स नेट को इंक्रीज करने की जरूरत है। और टैक्स नेट मतलब ये होता है दोज पीपल हु आर हु डू नॉट गिव टैक्सेस, दे नीड टू बी ब्रॉट इनसाइड द टैक्स नेट, उन्हें टैक्स के अंदर लाना चाहिए। पाकिस्तान में अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ मेरे ख्याल में 4 लाख लोग टैक्स देते हैं, आई गेस 4 लाख के करीब लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं। और इनकम टैक्स की बात करूं, बाकी लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। 20 करोड़ के मुल्क में 4 लाख लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर कितना फाइलर्स इनकम करते हैं। यस, सो वी कैन वेल इमेजिन कि हमारे यहाँ कितना प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही अगर आप जीडीपी को बढ़ाएं, इफ यू इंक्रीज द जीडीपी दैट वुड आल्सो इंक्रीज द टैक्सेशन। कैसे? मोर इंडस्ट्रीज मींस मोर जीएसटी मनी, मोर इंडस्ट्री मींस मोर इनकम टैक्स, मोर इंडस्ट्री मींस मोर विदहोल्डिंग टैक्स और पता नहीं क्या क्या टैक्स जो भी टैक्स लगते हैं। मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मींस मोर टैक्सेशन। तो जितना आप इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, मैं सर्विसेज दे रहा हूं जी, आई एम टीचिंग यू गाइस, आपको पढ़ाने से जो मेरी इनकम आती है उससे मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, एम आई नॉट? मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं, मैं गाड़ी में पेट्रोल खर्च करता हूं और पेट्रोल पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसके रेवेन्यूज आते हैं। द मोर सर्विसेज आई प्रोवाइड, द मोर टैक्स गवर्नमेंट विल टेक। इट्स सिंपल। कायनात फाइलर 20% इंक्रीज जरूर हुए, पर पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 20% नहीं है। ये 2 लाख से बढ़ के 4 लाख हुए हैं सड़क। तो ये सड़क 2 मिलियन है हमजा, 20 लाख है हमजा। मैंने वैसे चेक नहीं किया, वो एक्सेल की शीट आती है बट बड़ी लंबी सी होती है वैसे। नहीं 1% तो नहीं है जी। परसेंटेज का मुझे नहीं पता भाई, मैं परसेंटेज का नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट परसेंटेज, बट नंबर्स का मुझे था। हमजा 2 मिलियन होंगे फिर, फाइन, आई माइट बी रॉन्ग ऑन 4 मिलियन, बट पॉइंट इज पाकिस्तान के अंदर नेग्लिजिबल लोग हैं, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट 90% 99% वही है पाकिस्तान के अंदर। सो इनकम आप बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टैक्स नेट एंड बाय इंक्रीजिंग योर जीडीपी एक्सेट्रा। आप ग्रोथ को बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती हैं। एक्सपेंडिचर्स मैंने कह दिया कि नॉन प्रोडक्टिव, ये ना कहिएगा डिफेंस का एक्सपेंडिचर कम करें, ये कभी ना कहिएगा। डेट पेमेंट भी आप ना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते लोन नहीं देना वरना गौरिया है। अगर आपने कुछ कहा, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। यू हैव टू पे द डेट, यू हैव टू पे फॉर डिफेंस। ये दोनों काम तो आपको करने हैं, बट इन द लॉन्गर टर्म यू हैव टू रिड्यूस द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स एंड यू हैव टू रिड्यूस द डेट पेमेंट एंड ऑल दैट। रेवेन्यू जनरेशन की बात कीजिए, उसमें आप टैक्स नेट बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो टैक्स नहीं देते, आपको पता है एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स यूजुअली लोग नहीं देते, तो आप उनको, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अल्लाह करे वीगो ना आ जाए। आपने कल सुना हो तो वो आसिम बाजवा साहब ने कहा कि मेरे बच्चे की जो कंपनी है वो नुकसान में जा रही है और मेरे भाइयों की कंपनियां भी मोस्टली नुकसान में है। हाँ, तो ये नुकसान क्यों शो करते हैं, आपको क्या लगता है? बिकॉज नुकसान होगा, आप इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स होता है प्रॉफिट पे, तो टैक्स बचने के लिए नुकसान दिलाते हैं, आसान सा। तो इसलिए बस इससे आगे मजीद बात नहीं करूंगा। तो पाकिस्तान में इतनी पब्लिकली जब कह देता है नुकसान में है, मलिक रियाज कहते हैं मेरा नुकसान में है, तो फिर फायदे में कौन है? आई डोंट नो। दिस इज द गरीब बंदा टैक्स देता है ऑलरेडी, गरीब बंदा ऑलरेडी टैक्स देता है सड़क। तो बट एनीहो ये मसला है जी मेजर टैक्सेशन का। आपको पता है मैंने लास्ट ईयर मौलाना फजल रहमान साहब से ज्यादा टैक्स दिया था। आई पेड मोर टैक्स देन मौलाना फजल रहमान लास्ट ईयर। सीरियसली आई पेड मोर टैक्स। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरे पास इनकम ही कोई नहीं है, मुझे दोस्त वगैरह मदद कर देते हैं, मेरी अपनी इनकम ही कोई नहीं है। तो मेरी तो कोई दोस्त मदद नहीं करता, मुझे खुद इनकम करनी पड़ती है। जब मेरी इनकम आती है तो मुझसे टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट।
एग्जैक्टली मैं इतना अमीर बंदा हूं और उसके पास लैंड क्रूजर चेक करिए जरा सर। इट्स वेरी सीरियस थिंग। आप जब भी ना आपका भी गूगल करिएगा, मैंने लास्ट ईयर टैक्स किया था 18,000 रुपए का टैक्स, इनकम टैक्स 18,000। हमारे एजुकेशन में रिबेट होता है इसलिए मेरा टैक्स, अगर मैं नॉर्मल होता किसी और सेक्टर में तो मेरा ये टैक्स 25-30,000 बन जाना था, बट गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से आई पेड 18,000 टैक्स लास्ट ईयर। तो आप चेक करिएगा कि 18,000 टैक्स कितने एमपीज हैं जो टैक्स नहीं देते, जस्ट रीड इट आउट। तो मैं बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से अमीर हूँ। टू हमजा जब इकोनॉमी ग्रो करते हैं उसके अंदर क्योंकि टूरिज्म इज सर्विसेज इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दैट्स ट्रू। ये और काइंड ऑफ जो है वो आई एम नॉट हैविंग मोर इनकम, उनकी इनकम कम है, बता रहा हूं। थैंक यू शमीम, आपने ये शेयर किया, प्लीज आप उसको नीचे पोस्ट कर दें जिस तरह से आपने दिए हैं। टैक्स रेट पाकिस्तान में कम है जी, इसमें कोई शक नहीं है, आई एग्री। सो ये फिस्कल डेफिसिट का बेस्ट सॉल्यूशन, इंक्रीज द रेवेन्यूज एंड डिक्रीज। टैक्सेशन में भी यही प्रॉब्लम आ जाएगा। लेट्स कम टू करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट पे आते हैं। सीरियसली सही कह रहे हैं अमर, पीरी मुरीदी मतलब की वैसे नहीं होती, पीरी मुरीदी वैसे होती है। ओके जी, वापस चलते हैं करंट अकाउंट पे थोड़ा। थैंक यू शमीम शेयर करने के लिए, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जी। ठीक है, फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट कैट कहते हैं इसको, करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। पाकिस्तान के शायद सबसे मेजर इश्यूज में से करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है। हमने ये डिस्कस किया हुआ पहले से करंट अकाउंट डेफिसिट, मुझे क्यों लगता है मैंने किया हुआ है। इट्स सिंपली आसान लफ्जों में इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी लिंक करते हैं हम लोग, बट दिस डेफिसिट इज, करंट अकाउंट डेफिसिट इज द deficit in foreign currency. Current account deficit is the deficit in the foreign currency in Pakistan. अच्छा, ऐसे की क्लास में किया हुआ है सर, यासर ने भी कराया हुआ है, तो बेसिक आइडिया आपको होगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? हाउ मच इज द करंट अकाउंट डेफिसिट इन पाकिस्तान? हमजा परसेंटेज का मुझे नहीं आइडिया, अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में बता दें। नो, इट्स नॉट $2.8 बिलियन। इट्स नॉट 2.8। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जी, दैट इज 282 व्हाट। नो, वो एक महीने का है। उमर आप जो बता रहे हैं वो महीने का बता रहे हैं, वो एक महीने का है। मैं एनुअल साल का पूछ रहा हूँ। लास्ट ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था? लास्ट ईयर का 2019 से लेकर 2020 तक की बात कर। इसके लिए लेट मी गिव यू जी, इट्स लास्ट ईयर इट वाज $8 बिलियन। $8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। The current account deficit shrank to 1.1% product in compared to 4.8% in fiscal year 2019. Fiscal year 2020 कायनात, इसको अगर आप दोबारा वेरीफाई कीजिएगा, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जाइएगा, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट वाज $8 बिलियन लास्ट ईयर। इट केम डाउन फ्रॉम $18 बिलियन। $18 बिलियन था 2017-18 में, उसको कम करके हमने ये किया। अच्छा, अब करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे क्रिएट होता है? हाउ इट इज क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड बाय हाउ मच फॉरेन करेंसी कम्स इन पाकिस्तान, हाउ मच फॉरेन करेंसी गोज आउट ऑफ पाकिस्तान। कितनी फॉरेन करेंसी एक साल में पाकिस्तान आ रही है और कितनी जा रही है। लेट मी एक्सप्लेन कि ये कैसे, हाउ दिस नंबर बिकम्स $8 बिलियन। लेट मी एक्सप्लेन।
ये आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से इसको वेरीफाई करना। व्हाट आर द वेज इन विच फॉरेन करेंसी कम्स इन पाकिस्तान? अगर आप मुझे बताएं किस किस तरीके से फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में, चलें डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान में। एक है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। फॉरेन करेंसी से, फॉरेन करेंसी बाहर से, एफडीआई, यस, ये नॉर्मल मेथड्स हैं जिनकी फॉरेन करेंसी आती है। अच्छा, हाउ मेनी आर द वेज इन विच द फॉरेन करेंसी गोज आउट ऑफ पाकिस्तान? इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, इंपोर्ट्स हैं। कायनात, आई विल चेक इट अगेन बिकॉज बट आई डाउट इट। मैं इसको दोबारा देखूंगा एंड आई विल वेरीफाई। अगर आपने देखा है, यकीन देखोगा, ये मेरे हमें अखबार से अपने लिए है, सो आई विल सी इट अगेन एंड आई विल लेट यू नो। क्या क्वार्टरली तो नहीं है, बट उसका कैट के नंबर को आप फिर प्लीज इस वक्त क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं जी, आई वुड वेरीफाई दैट। अच्छा, इंपोर्ट्स और डेट पेमेंट, डेट पेमेंट करते हैं और फॉरेन टूरिज्म। अच्छा, आपके मेजर जो है वो दो हैं। सारी ट्रेड नहीं, ट्रेड के अंदर इंपोर्ट जो होती है उससे आप फॉरेन करेंसी बाहर बेचते हैं। ट्रेड के अंदर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप, मिसाल के तौर पर ये मार्केट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ, आपने बाहर बेचा तो डॉलर पाकिस्तान आएगा। लेकिन आपने अगर ये मार्केट इंपोर्ट किया है बाहर वाले को, तो आपने इसको पे किया होगा और आपने इसे डॉलर में पे किया होगा। जैसे कायनात ने वो लिखा, ऑनलाइन शॉपिंग की बात की है कि आप अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से या कहीं से आप मंगवाते हैं, Amazon.com वगैरह से, तो आपको पे करना पड़ता है। सर, ये डॉलर डिपेंडेंट ट्रेड की बात हो रही है। अच्छा, तो ये मेन है, इंपोर्ट्स और डेट पेमेंट है, या फिर हम कहते हैं उसको प्रॉफिट टेकिंग होती है। प्रॉफिट टेकिंग से मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में, इन्वेस्टर यहां से फॉरेन करेंसी बाहर ले जाता है, ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ। इंपोर्ट्स प्लस डेट पेमेंट, कर्जे की अदायगी जिसको हम बोलते हैं, और फिर ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग है, जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट लेकर यहां से बाहर चला जाता है। सर, ये नॉर्मल मेथड्स हैं। ऑब्वियसली इलीगल मेथड में फिर मनी लॉन्ड्रिंग, जिसने लिखा जुल्फकार ने, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, दैट्स ट्रू। और फिर जो आपने छोटी बात की कि हमारे फॉरेन ट्रिप्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आ जाते हैं उसके अंदर। इसी वजह से पाकिस्तानी जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं वो भी आ जाती हैं चीजें, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इट, दैट्स ट्रू। सो exports, remittances, foreign direct investment, they are the ways in which foreign currency comes in Pakistan. Imports, debt payment, etc. They are the ways in which foreign currency goes out of Pakistan. दोनों में जो gap है, if we have more outflow of the currency than inflow, that is called CAD, current account. और उसकी वजह से आपका जो current account से मतलब current balance कहते हैं उसको। ठीक है कहना, तो उसको हम देख लेंगे, उसको मैं वेरीफाई कर लूंगा, ये ब्रेक में वेरीफाई कर लूंगा। आपकी फॉरेन करेंसी जितनी आ रही है और जितनी फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, दोनों में जो गैप है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, दैट लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मतलब है हमें कितनी पेमेंट करनी है बाहर जाके। अच्छा, इस पॉइंट को मैं फिर रिपीट करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस हाउ मच फॉरेन करेंसी कम्स इन पाकिस्तान एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी वी हैव टू पे। आपका जो गैप है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब व्हेन देयर इज अ गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में हो, आपने ज्यादा पेमेंट करनी हो और आपके पास पेमेंट आ कम रही हो, तो आप फिर क्या करते हैं, यू एक्चुअली टेक द मनी फ्रॉम योर करंट अकाउंट डेफिसिट। आप देखते हैं कि आपके पास जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है उसमें कितने पैसे पड़े हैं, डॉलर्स कितने पड़े हैं या फॉरेन करेंसी कितनी पड़ी है, तो आप उसमें से फिर बैलेंस को बैलेंस करते हैं। व्हेन यू बैलेंस इट, तो यहां पे उसका इफेक्ट पड़ जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाउ मच फॉरेन करेंसी कम्स इन पाकिस्तान
एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी गोज आउट ऑफ पाकिस्तान, दोनों में जो गैप है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आसान हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? ये पैसे आ रहे हैं और ये पैसे जा रहे हैं, मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट आनी है मेरे पास और मेरे से पेमेंट जानी है। दो ही स्टेट है ना, मैं पाकिस्तान हूं, मैंने फॉरेन पेमेंट लेनी है और मैंने पेमेंट बाहर भिजवानी है, तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास, फर्ज करें, अब ये सुनिएगा, ये करंट अकाउंट को समझाने के लिए, फर्ज करें हमारे पास जो बाहर जाने हैं वो 10 है और जो पाकिस्तान में आने हैं वो 8 है, तो गैप कितना हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप कितना हुआ? 2 हुआ। अब वो $2 कहां से आएंगे? वेयर वुड दे कम फ्रॉम? हमें अपने अकाउंट से पे करना पड़ेगा, वी हैव टू पे फ्रॉम आवरसेल्व्स। हम डॉलर प्रिंट तो नहीं कर सकते, इट्स -2, यस। हम हम प्रिंट कर सकते हैं डॉलर्स, कैन वी प्रिंट दैट? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हमने अपने अकाउंट से खर्च करने हैं, तो हमारे अकाउंट में डेफिसिट होगा या पॉजिटिव हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप हैज टू बी कवर्ड फ्रॉम पाकिस्तान's account, that is called current account deficit, सिंपल। तो मैं दरमियान बैलेंस ऑफ पेमेंट को निकाल भी दें, डायरेक्ट जितना इंपैक्ट यहां पे आना है उतना इंपैक्ट यहां पे जाना है। ऑब्वियसली बात है, जितना इंपैक्ट यहां पे आना है उतना इंपैक्ट वहां पे जाना है, जितना शॉर्टफॉल यहां पे होगा हमें वहां से कवर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड उमर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज हाउ मच फॉरेन करेंसी कम्स इन पाकिस्तान एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी गोज आउट ऑफ पाकिस्तान। तो हम उसमें जो गैप है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान में 2017-18 में फॉर एग्जांपल $18 बिलियन का गैप था, दैट वाज ऑलमोस्ट $18 बिलियन। $18 बिलियन हमने ज्यादा खर्च करने थे और $18 बिलियन हमें कम आ रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? व्हाई इट वाज लाइक दैट? बिकॉज हमारे यहां खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप $36 बिलियन था। There was a gap of $36 billion between imports and exports. अब रेमिटेंसेस आते हैं पाकिस्तान में एवरेज आप कोई $20 बिलियन के करीब आते हैं, एवरेज जो आते हैं। इस साल जरा ज्यादा हुए बट $20 बिलियन के करीब होते हैं। $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जिनमें से माइनस हो जाएगा $20 बिलियन, पीछे बच जाएंगे $16 बिलियन। लेकिन व्हाट अबाउट डेट पेमेंट? We had huge debt payment जो बाहर हमने भिजवानी होती है, और FDI in Pakistan is marginal, बहुत लो FDI होती है। So the net effect was हमारे पास $18 बिलियन शॉर्ट थे। अगर आपके पास 18 बिलियन शॉर्ट हो तो आप क्या करते हैं फिर? डॉलर्स कहां से लेकर आएंगे? आप 2-3 ऑप्शंस है, सुनिएगा। एक ऑप्शन ये है लोन, आप लोन ले, फिर एड मांगे, IMF के पास जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, अमेरिका के पास जाएं, चीन के पास जाएं, सऊदी अरब के पास जाएं, और साथ में क्या करें? सेकेंडली आप एड लें, और एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन भी है, और वो क्या है? लोन, एड। अच्छा, लोन हमें IMF दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया, बाय सम टाइम, यस। आप माफ तो खैर कोई भी नहीं करता, हम डिले कर सकते हैं, हम रीस्केजुलिंग कहते हैं उसको, रीस्केजुल कर लेते हैं आपने। जैसे अभी पाकिस्तान को इस साल रीस्केजुल हुए का बहुत सारे लोन्स, ऑलमोस्ट $6 बिलियन के, यस एग्जैक्टली, G20 में $6 बिलियन के हमारे लोन्स जो है वो 6 थे मेरे ख्याल में, अब वो हमें रीस्केजुल हुए सॉर्ट ऑफ। जो इंस्टॉलमेंट अभी देनी थी बाद में देंगे सॉर्ट ऑफ, तो आपका वो गैप जो है वो रिकवर हो जाता है। बट अगेन एक ऑप्शन और भी है, डेफिनेट पेमेंट, एक ऑप्शन और भी है, और वो क्या है कि आप फॉरेन करेंसी लोन और एड तो ले रहे हैं, फिर भी अगर पैसे पूरे नहीं हो रहे तो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं आपके मुल्क में, आपकी गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी सेविंग पड़ी है, उसमें से खर्च करना शुरू कर दें। समझ आ रही बात? आपके पास सैलरी फॉरेन करेंसी पड़ी होगी, जिसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, उनमें से आप खर्च कर दें अपनी सेविंग में से। लोन, एड, फॉरेक्स रिजर्व्स, और जो आप इंस्टॉलमेंट्स डिले कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, ये आपके पास ऑप्शन है, यू नीड टू डू दैट। अच्छा, आपका सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप आउटफ्लो कम कर दें?
व्हाई डोंट यू डू दैट कि आउटफ्लो कम कर दें? आउटफ्लो में इंपोर्ट्स कम कर देंगे, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, इकोनॉमी वीक होना, करंट गवर्नमेंट जॉब्स और इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो जाएगा। डेट पेमेंट कम कर नहीं सकते और प्रॉफिट टेकिंग आप रोक नहीं सकते। इन्वेस्टर आएगा, अगर आप इन्वेस्टर को प्रॉफिट टेकिंग से रोकेंगे, वो इन्वेस्टर आएगा क्यों? व्हाई ही वुड कम अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट लेके जाने नहीं देंगे? सो पॉइंट इज द बेस्ट ऑप्शन इज, इनमें से कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इंपोर्ट्स कम कर दें और वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। हमारी गवर्नमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट कम करके जो खुशियां मना रही है, इमरान खान साहब ने कहा कि जी पिछले 4 साल में पहली दफा हुआ कि हमें करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज हमारी इनकम नहीं बढ़ी है, हमारे इंपोर्ट्स कम कर दिए हमने। इट्स अ सिंपल थिंग। आपने क्या किया? आपने इंपोर्ट्स कम कर दी और आपने कहा अब बैलेंस हमारे फेवर में हो गया। इज इट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन? That's true. It's not only temporary, Umar. It's suicidal. It's self-destructive actually. ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली ये सारी लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर है। मैं इसको नहीं कह रहा कि ये गलत काम कर रहे हैं, बट आई एम सेइंग इज इट्स अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, पेनफुल सॉल्यूशन। इंजेक्शन है, पेनफुल है, बट इट वाज नेसेसरी। बट डोंट टेक इट एज, डोंट सेलिब्रेट इट। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन। यस, इट्स अ पॉइंट ऑफ रिलीफ। इंजेक्शन लगे और आप ठीक हो जाए, आप सेलिब्रेट नहीं करते इंजेक्शन लगवाते हुए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इट्स सिंपली पॉइंट इज कि आप इसको एक पेन किलर कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज इफ यू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, इफ यू इंक्रीज रेमिटेंसेस, एफडीआई, लोन और एड, तो ऑब्वियसली आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज लोन बढ़ाएंगे तो आपको डायरेक्ट पेमेंट वो यहां पे बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, रेमिटेंसेस हमारे बड़े हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मनी है वो एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। The biggest problem is that Pakistan is not able to increase its exports. ये सबसे बड़ा डायलेमा है। इसीलिए शायद पाकिस्तान के अंदर CPEC is very crucial because it will bring FDI, it will increase exports, it will decrease imports. It will be a cumulative benefit to Pakistan because of CPEC industries. ये शायद solution बनाएगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, चाइनीज आके शायद हमें सीधा कर लें। This is the problem with the current account deficit जी। ये सारी चीजें। आखिरी पॉइंट, करंट अकाउंट डेफिसिट होने से नुकसान क्या होता है? डेफिसिट बढ़ेगा तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो एक बेसिकली बेसिक पॉइंट जरा सुनिएगा प्लीज। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो इकोनॉमिक्स में टिपिकल प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई। टू वे। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। आप डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल जानते हैं? हाउ इट इफेक्ट्स प्राइसिंग, प्राइस को कैसे इफेक्ट करता है? आसान तरीन है, सुन लीजिएगा जिनको नहीं समझ आ रही। एक चीज है जो मार्केट में काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है, जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है, वो चीज सस्ती हो जाती है। Something that is increased in supply but less demand, that becomes cheaper. क्यों होता है ऐसे? क्यों ऐसे होता है? Why it happens? बायर कम होगा तो बेचने वाला कहेगा अच्छा सस्ता ले लो, खरीद लो मुझसे। अगर बायर नहीं होगा तो वो क्या कहेगा, अच्छा खरीद लो मुझसे, मैं सस्ता डिस्काउंट लगा देते हैं। अक्सर नहीं होता, पुराना माल आके ये ब्रांड वाले सस्ता बेच देते हैं सॉर्ट ऑफ। खरीदने वाले जब नहीं होते, अब विंटर आना शुरू हो गया है तो समर की चीजें कोई खरीद नहीं रहा, तो उन्होंने निकालने के लिए क्या कर दिया, सस्ता बेचना शुरू कर दिया। इट्स सिंपल, सेल लगाना शुरू कर दी सॉर्ट ऑफ। तो आप सप्लाई ज्यादा कर दे, डिमांड कम हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर आप डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, छोटी छोटी सी एग्जांपल है। जब नए नए ये छोटे छोटे नहीं आइसक्रीम वाली शॉप्स खुलती हैं, ये अक्सर लाहौर में मैंने देखी है, मुझे नहीं पता कराची में भी होती होंगी। कैफेज छोटे मोटे खुल गए, वो चाय वाले और इस तरह की चीजें खुलना शुरू हो गई छोटी सी।
अगर आप देखें शुरू में उनके रेट्स बड़े लो होते हैं, दे आर वेरी लो रेट्स। जब वो देखते हैं कि लोग बड़े ज्यादा डिमांड पे चला गया उनका काम, व्हेन दे सी कि उनका डिमांड बढ़ गई है, तो व्हाट दे डू इज दे इंक्रीज द प्राइसेस, वो बढ़ा देते हैं। ये अक्सर होता है, व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस दे इंक्रीज द प्राइसिंग। एग्जैक्टली, दिस सिंपल लॉजिक। सो ये सिंपल लॉजिक होती है, ब्रांड बिल्डिंग होती है। इंक्रीज द डिमांड एंड डिक्रीज द सप्लाई, द प्राइसेस विल गो अप। डिक्रीज सॉरी इंक्रीज द सप्लाई, सप्लाई को इंक्रीज कर दें और डिमांड कम हो तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाती है। और अगर आप डिमांड बढ़ा दें, सप्लाई को कम कर दें, देन ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है। दिस इज सिंपली इट वर्क्स आउट। नाउ फॉरेन करेंसी अगर पाकिस्तान में कम होगी, हमारी इंपोर्ट ज्यादा, हमारी फॉरेन करेंसी बाय ज्यादा जानी है, अर्निंग कम है, तो डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है पाकिस्तान में? डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? It will increase. So the worst part is if there is increased current account deficit, increase the current account deficit, and that will decrease the value of your currency. हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। So rupee devaluation is the direct result of current account deficit. Is it clear or not? ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। So अगर आप देखें हमारे लिए इसी तो इल्जाम लगाते रहे ना, उमर यही वाला पॉइंट जो मैंने अभी बात की, दिस इज द पॉइंट। मैं इसको रिपीट करता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि आपकी फॉरेन करेंसी की बाहर ज्यादा भिजवानी है और आपके मुल्क में कम आ रही है। दिस इज लेस, दिस इज मोर। पाकिस्तान से बाहर ज्यादा जानी है, पाकिस्तान के अवेलेबिलिटी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई फॉरेन करेंसी की कम हो, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की बात हो रही है, डिमांड डॉलर की ज्यादा है तो डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। जब डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, रुपी डीवैल्यू हो जाएगा। आसमा ने पूछा लास्ट टाइम अगर कैट सरप्लस में गया है, 1 महीने के लिए गया आसमा, 1 महीने के लिए शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो आपने अगर देखा हो पिछले कोई 1-2 महीनों में, तो आपको नजर आएगा डॉलर की जो वैल्यू है वो 1 से 2 रुपए कम हुई है ओवरऑल। 167.8 पे था, अब 165 पॉइंट समथिंग पे है। नहीं, 170 में नहीं था, वही 168 से कम है। अब मैंने 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, मुझे अब कल का और परसों का रेट नहीं याद, उससे पहले की बात बता रहा हूं। इट वाज 165.8 और जो परचेज उस वैल्यू थी दैट वाज 168। ऐसा ही था, यस अप्रोक्सीमेटली। तो कहना ये चाह रहा हूं कि आपकी रुपये की वैल्यू या मोस्टली से या माइनस सी कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई कम, माइनस सी कम हुई है। ट्रू, थैंक यू उमर फॉर शेयरिंग कि वो दे रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ। So if you increase the demand of dollar, the price of dollar increases, and when the price of dollar increases, the price of rupee, the value of rupee comes down. ये basically currency devaluation हो जाती है। ये एक important impact है जी। Anyway, but this is what is current account deficit, and this is how it's linked with the currency and all that. Let's go to FATF. FATF पे जाते हैं। FATF is simply important issue। नहीं, इसको खत्म करके ब्रेक लेंगे, अभी नहीं ब्रेक लेंगे, अभी नहीं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभी शॉर्ट से पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं करनी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसके आप FATF पे लेक्चर हुआ है? डिड यू हैव अ लेक्चर ऑन FATF? ओके, फिर आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग जी, आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग FATF, वो आपका क्लियर होगा ऑलरेडी। गुड। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हमने सोशल इश्यूज में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। जी खालिद, फिर करेंसी का आपका इफेक्ट डाल सकते हैं आप, दैट्स ट्रू। अगर आप लोकल करेंसी में ट्रेड करें ईरान से या चाइना से, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। फिर लेकिन खालिद, मेरा एक सवाल है आपसे,
Why would Iran need Pakistani rupee? लोकल करेंसी, उनको हमारी रुपी क्यों चाहिए होगा? ओनली इफ दे इंपोर्ट। ऐसा ही है, अगर पाकिस्तान से खरीदेंगे तो रुपये हमें वापस कर देंगे, वरना उन्हें कोई फायदा है? अच्छा, ईरान चाइना डील नहीं, ईरान चाइना डील की तो उनकी आपस में हालत, उसका हमसे कोई लिंक नहीं है। अगर वो उनका मसला है, हम उसको यहां पे नहीं करेंगे, पाकिस्तान से लेट नहीं करेंगे। अच्छा, एनर्जी कैसे भी हम कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इज basically the basic structures, basic buildings, roads needed for the basic needs, basic requirements जो होती हैं, उनको हम कहते हैं basic infrastructure। जैसे health है, जैसे education है, schools, colleges, roads, railways, energy, ये बिजली जिसको हम कहते हैं, गैस, ये basic infrastructure issues हैं। पॉइंट इज सोशल इश्यूज में क्या था? सर सोशल इश्यूज में थोड़ा सा डिस्कस किया था उसको एनर्जी में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं उसके अंदर तो हम स्कूल्स की, कॉलेजेस की, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, इसी से आपके ट्रांसपोर्टेशन की, वाटर यानी डैम्स वगैरह की बात करते हैं, कैनाल्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, सी पोर्ट्स की बात करते हैं। ये जो बेसिक बिल्डिंग्स हैं, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। गलियां है, सीवरेज है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ पॉइंट इज, पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी सिग्निफिकेंटली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के शदीद प्रॉब्लम है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। पाकिस्तान के अंदर खाली ये देख लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, हाउ पुअर एंड ओल्ड इट इज। रेलवे ट्रैक्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि कुछ रेलवे लाइंस ऐसी हैं जो 1860s और 70s में बनाई गई थी। 150 साल पहले वो पट्टी बिछाई गई थी, आज भी वही इस्तेमाल होती है। सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इवन व्हाट वी हैव इज टू ओल्ड एंड टू आउटडेटेड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यू नीड टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप चाहते हैं, ना, अगर आपके यहाँ इन्वेस्टर आएगा और आपके मुल्क में बिजली ना हो तो वो क्यों आएगा? आपके मुल्क में इन्वेस्टर आए और बारिशें हो, करंट लगने से मरना शुरू कर दे, वो क्यों आएगा? अगर वो आपके मुल्क में इन्वेस्टर आना चाहता है, वो टूरिज्म पे जाना चाहता है, रोड्स ही ना हो, व्हाई वुड ही कम टू योर कंट्री? सो आपकी ट्रैवलिंग, आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टर की, यू नीड टू हैव the basic infrastructure development for your people, for foreign investors, etc. Exactly. वही आप देखेंगे आजकल में इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे यहाँ पे कि उसमें कोई कल जो खबर चल रही थी कि 700-800 अरब रुपए का कराची का प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, जिसमें मोस्टली प्रोजेक्ट होंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के होंगे, सीवरेज के होंगे। ये प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। 802 बिलियन रुपीज, मिलियन नहीं है, बिलियन होगा कहना। ट्रू, 802 मिलियन है, मेरे ख्याल में बिलियन है जी। एग्जैक्टली तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, थैंक्स टू सीपैक, क्योंकि सीपैक इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इट्स द मेजर इन्वेस्टमेंट, जिसमें एनर्जी भी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, कि ये सारी चीजें जो है वो आ रही है। अच्छा, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर आप तब खर्च कर सकते हैं अगर आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा ना हो। अगर आप एक्सपेंडिचर्स कम कर देंगे फिस्कल डेफिसिट के लिए, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। सो यू नीड टू हैव इंक्रीज रेवेन्यूज, ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। आमतौर पर गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है तो उसमें उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, PSDPs होती हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट पब्लिक से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। ट्रू सर। वहीद, एब्सोल्युटली। इमरान खान साहब कहते थे कि मुल्क पुलों से, ब्रिजेस से और रोड से तरक्की नहीं करते, और अब वही कर रहे हैं। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली। सो कंस्ट्रक्शन इज ऑब्वियसली, अपोजिशन ऐसी होती है। मैं वही ये भी देख रहा था, कल उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कराची को पेरिस बना दूंगा। तो वो भी तो यही कह रहे हैं, लाहौर को पेरिस बना दिया है,
उन्होंने ये लफ्ज़ यूज किया बाकायदा पब्लिकली खड़े होकर कि मौका मिला कराची को बना देंगे। और लाहौर के अंदर उनकी कितनी हुकूमत रही है? एलियो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, इम्प्रूव जरूर किया है ख्वाजा ईसा, और लेकिन बहुत सारे इश्यूज में इंप्रूवमेंट नहीं भी हुई है, सड़क बिल्कुल इंप्रूवमेंट भी नहीं हुई। अगर आप देखना चाह रहे हैं पंजाब के लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, लाहौर के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, तो आपको रोड तो नजर आएंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको जो है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नजर नहीं आएगा। दैट्स द और लेकिन मेरे ख्याल में 15 साल काफी होते हैं कि जिसमें आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि आप हेल्थ, एजुकेशन, बाकी चीजों को भी इंप्रूव कर सकते हैं, बट दे डोंट डू एनी टेक्नोलॉजिकल। 5 मिनट और दीजिएगा जी, फिर ब्रेक लेते हैं प्लीज। टेक्नोलॉजिकल में अगर जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, देखा हुआ मैंने कायनात पीयू का स्कूल देखा हुआ है, मैंने पीयू की यूनिवर्सिटी भी देखी हुई है जो उनका हाल कर दिया हुआ है उन्होंने, इसलिए स्कूल तो छोड़ो, यूनिवर्सिटी का भी जो हाल है वी नो दैट। Anyway, let's move to technological point. पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मींस पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह तो हमारा अपना प्रॉब्लम है, हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी रिसर्च, खासकर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो रिसर्च है दैट इज पुअर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, रिसर्च पुअर है, करप्शन है, व्हाटएवर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं कहूंगा दैट इज, दुनिया का कोई मुल्क भी रिसेंट हिस्ट्री में आपको कोई मुल्क ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने सेल्फ डेवलपमेंट की हो टेक्नोलॉजी में। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट केम विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन असिस्टेंस के साथ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, प्लस आपकी लोकल जो इनोवेशंस हैं, दोनों मिलकर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं। ट्रू, सो there cannot be any improvement in the technological sector of a state without foreign assistance, और foreign technological assistance आती है तो डेवलप होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बात है, हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है, लेकिन जो सिविलियन टेक्नोलॉजीज हैं वो हमने उस तरह से डेवलप नहीं की। Technology is needed for agriculture, it is needed for industry, it is needed for kind of services, it is needed for almost everything. ट्रू इकरार, लेकिन हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए और साथ में अपनी लोकल एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। वी नीड टू हैव both of these things. So lack of technological development is the real problem in the lack of economic growth in Pakistan. पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के मसले सॉल्व करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाह रहे हैं, यू नीड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल ऑफ दैट। Zulfikar, he is not a competent man. Watch this, sir. I don't believe he is a autocrat and authoritarian, but he is not incompetent. Authoritarian बंदा हमें अक्सर efficient लगता है, पता नहीं क्यों, but he is authoritarian, not efficient. आप पता नहीं शायद उनको पर्सनली जानते हैं, I know him personally. He is a very authoritarian, rude, बदतमीज इंसान है, simply. Anyway, water crisis. हाँ, फिर ठीक है, बहुत ज्यादा। Okay, let's go to water crisis जी। water crisis भी हम डिस्कस कर चुके हैं, I won't be talking on that. हमने इसको सोशल इश्यूज में डिस्कस किया हुआ है, नंबर स्टेटिस्टिक्स भी बताए हुए हैं, वाटर स्कार्सिटी, वाटर मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें की हैं। FDI, अगेन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू जी। पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट से लिंक किया, FDI को करंट अकाउंट से लिंक किया है, टेक्नोलॉजी से लिंक करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस द फॉरेन इन्वेस्टर्स व्हेन दे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, मैकडॉनल्ड्स वाले नया लगाते हैं, सैमसंग वाले आके प्लांट लगाते हैं, चाइनीज कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। सो फॉरेन कंपनीज व्हेन दे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दैट्स कॉल्ड FDI। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो FDI है दैट इज वेरी लो। फॉर एग्जांपल जो 2019-20 है उसके अंदर FDI में कुछ लोन, CPEC में कुछ FDI है और कुछ लोन्स हैं। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड $2.7 बिलियन की FDI आई थी पाकिस्तान में लास्ट ईयर। सो FDI मींस जो फॉरेन
बास्किन रॉबिन्स के लें, चले आप जो आइसक्रीम्स के नाम लेना शुरू कर दें, मुझे नहीं पता और कौन कौन सी इंपोर्टेड है, बट बास्किन रॉबिन्स का मुझे पता है कि एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंपनी दैट कम्स एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, अगेन जिस तरह अभी छोटी छोटी हम जिक्र कर रहे हैं, पॉइंट इज वैल्यू एडेड